सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। में पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हैं सर, आप बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। सर आणि सॅमसंग म्हणून आलंय सरांचं नाव, तर त्याला हो. को होस्ट बनवावं लागेल तुम्हाला. नाही नाही, काही गरज नाही मॅडम. हाँ हाँ चालेल चालेल ओके। तो कुछ परंपराएं हमारी जहाँ पे सर वीडियो ऑफ करके आप बात करेंगे तो फिर ब्लर नहीं होगा। वीडियो ऑफ कर दो आपका और सिर्फ बात करो। मंजू मॅम, आवाज सुनाई दे रहा है अभी? ठीक मंजू मॅम मला होस्ट करा ना, म्हणजे को होस्ट करा ना, मला पीपीटी शेअर करता येईल म्हणजे. ऍक्च्युली हा, सरांनाच मॅडम, करता येईल. सर होस्ट आहेत, सर करतील तुम्हाला. सरांकडे आहे का पीपीटी? आणि तुम्ही जर सरांना सॅमसंगच्या याला हे केलं ना, होस्ट केलं ना सर, को होस्ट केलं ना, तर म्यूट ऑलचं ऑप्शन पण येतं आम्हाला. ऐका ना मॅडम, सरांकडे पीपीटी नाहीये, माझ्या लॅपटॉपला पीपीटी आहे. हा निलेश सर, मॅडमला को होस्ट करा ना. झालेत मॅडम, मॅडम को होस्ट झालेत तुम्ही. हा. मैं केस बताने वाला था कि वही कुछ परंपराएं कभी कभी रहती है। तो एक मेरा पेशेंट था जो टाटा मोटर्स में काम कर रहा था और उसके बारे में ऐसा था कि वो उसके पोते को लेके गया था क्लिनिक में। उसको तक क्षुद्र कुष्ठ की तकरार थी। तो पहले बार आ गया दवाई बेंच में बैठा, तो मैं बोला ये क्या लेके आए? वो बोला हमारा वो रतीब है, रतीब यानी रोज लेने की चीज है। तो मैं बोला ये कैसे, मुझे समझ में नहीं आ गया। तो बोले कि हम ये टाटा मोटर्स में दोपहर को फ्री में हमें मिलता था दूध और केला, तो ये हमने अभी रिटायर्ड हो गया मैं, फिर भी अभी घर पे आके मैं वही खा रहा हूँ। तो ये इसके वजह से ये मेरे बच्चे को भी आदत है और ये मेरे अभी पोते को भी वही आदत है। तो ये एक मेडल लगाने के जैसा बता रहा था। कुछ परंपरा ऐसी रहती है कि उसको हमें छेद क्यों देना है, कि वो कहाँ पे कहाँ तक लेके जा सकती है। वो तो तीन तीन पीढ़ियों को एक बीमारी लेके आती है। तो मुझे थोड़ा औत्सुक्य बढ़ गया, तो मैं आगे जो उसको जाके पूछा कि आपको क्या बीमारी है, तो वो बोला कि मुझे पैर में कुष्ठ है और वो स्राव वाला कुष्ठ है। तो वो बोला वो डॉक्टर ने तो बताया स्किन स्पेशलिस्ट कि आपके साथ ही चला जाएगा। तो मैं बोला आपको ये अगर बंद करना है, इसका स्राव बंद करना है, तो इसको क्रीम वगैरह लगा के तो कम नहीं होगे, पर इसके आपके आहार में बदलाव करो। दूध और केला खाना ही बंद कर दो, जिससे कि आपके ये स्राव बना बंद हो जाएंगे। मैं बोला एक महीने के लिए कुछ दवाई न दे के आप ये चेक करो, अगर आपका कम हो गया तो आगे फिर चिकित्सा लेना है तो सोच लो। तो उस पोते के साथ में वो उसका लड़का जो 512 में काम कर रहा था, वो अलग जगह पे, उसको दोपहर को वो नहीं खाने को मिल रहा था, वो शाम को आके वो चीज खाता था। तो उसको फंगल इन्फेक्शन था जो बहुत सालों से चल के आ रहा था और उसके लिए बहुत सारा एंटी फंगल वो ले रहा था। यानी कितने भी करोड़ों की दवाई लेके भी अगर वो बंद नहीं हो पा रहा था, उसके पीछे कारण हेतु जब तक नहीं बंद होता है तब तक आपका व्याधि आप चिकित्सा नहीं कर सकते उसकी। तो इसीलिए वहां पे निदान परिवर्जन होना जरूरी है। ऐसे कुछ परंपरा पेशेंट की कभी कभी रहती होगी, तो उसको बंद करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे इस बारे में मुझे थोड़ा सा एक एग्जांपल बताना था। आगे की नेक्स्ट स्लाइड। मैं थोड़ी देर पहले बोला दीर्घायुष्य के बारे में, आगे मैं बता रहा हूँ। तो दीर्घायुष्य यानी क्या है, तो मैंने थोड़ा सा एक 100 ईयर्स का अगर आयुष्य हमारा रहेगा तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका आहार विहार होना चाहिए। 1 से 2 बार खाना। कुछ हमारे वैद्य शिरोमणि वैद्य समीर जमदग्नि सर बोलते थे कि 40 के बाद एक ही बार खाना खाना चाहिए, और 40 के पहले अगर 2 बार खाना खाते तो ठीक है, पर 40 के बाद एक ही बार खाना चाहिए। अभी ये हर एक आदमी को शक्य है, पर वो अगर उसने मन में लाया तो आहार का सेवन अगर मात्रा में करते हैं, हितम और मितम। यानी हमारे जो अश्विनी कुमार दो थे, एक थे वो फिजिशियन थे, एक थे सर्जन थे। तो एक जो फिजिशियन थे वो बोलते कि हितम यानी हित कर खाओ, और मितम यानी प्रमाणबद्ध, यानी सुश्रुताचार्य जैसे प्रमाण के बारे में भी ज्यादा बात करते हैं, अंजलि प्रमाण वगैरह जो है ना, वो सुश्रुताचार्य बोलते हैं। तो उसी तरीके से हमारे दूसरे अश्विनी कुमार जो सर्जन थे वो बोलते हैं कि मितम यानी प्रमाणबद्ध खाओ, हितकर भी होगा, फिर भी प्रमाण से खाना बहुत जरूरी है।
ये हमारा दीर्घायुष्य का अलग सा एक सूत्र बोल सकते हैं इसको, हितम और मितम। और यही ये कि अगर वो बीच में अगर खाना नहीं खाते हैं तो उस दौरान का जो अग्नि है वो हमारे शरीर के धातुओं में पड़े रहे दोषों को भी डाइजेस्ट करने के लिए मदद करेगा। वो विकृत धातुओं की निर्मित न होने के लिए फायदेमंद रहेगा। वो आम निर्मित अगर हुई होगी तो उसको पक्वता लाने के लिए और दोषों को कोष्ठ में लाने के लिए मदद करेगा। उसके अलावा उसका अलग से आयु वृद्धि के लिए भी फायदा करेगा। और 2017 का कैंसर के ऊपर जो रिसर्च हुआ था, नोबेल प्राइज इसी के लिए चीज के लिए मिला था कि 2 खाने के बीच में अगर कुछ नहीं खाते आप तो अपने आप आपके कैंसर के सेल्स मर जाते हैं। ये यही बताता है कि आपका खाने का समय 1 से 2 ही होना चाहिए। अगर हम आपके पास भी पेशेंट आता है और 3-3 बार ही अगली बार से खाना खा रहा है ऐसा ध्यान में आया तो उसको पहले छेद दो। तीसरा बार का खाना उसका तीसरी बार की दवाई लेने के लिए भी कारण हो सकता है। अगर आपका 2 ही बार खाना हो रहा है तो 2 ही बार की दवाई या 1 बार भी दवाई हो गई उसको तो भी उसको रिलीफ मिल जाएगा। नहीं तो तीसरा बार का खाना खाएगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको अलग से तीसरी दवाई भी देनी पड़ेगी। यानी उसको आम बढ़ेगा, उसका पाचन करने के लिए फिर से दवाई बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो इसलिए आपको अगर मिनिमम दवाई से पेशेंट को ट्रीट करना है, 1 गोली 1 पुड़ी या 2 गोली 1 पुड़ी, इसी ऊपर आपको पेशेंट को ट्रीट करना रहेगा तो आपको उसका आहार की मात्रा, उसके प्रमाण, समय उसके कम करने पड़ेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा भाग रहेगा चिकित्सा का। तीसरा पार्ट है मलवेग। मल प्रवृत्ति 1 बार होती है या 2 बार होती है। यानी अगर मात्रा बढ़ रही है तो समझ लेने का उसका अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचयति मुंचति, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। उसका खाना अच्छे से हजम नहीं हो रहा, ग्रहणी विकृति होगी या जठर में कुछ तो प्रॉब्लम है या बड़ा पक्वाशय जैसे अवयव में कुछ प्रॉब्लम है या मल प्रवृत्ति का लास्ट का मार्ग है वहां पे कुछ तो विकृतियां हैं। तो उसको हमें ध्यान देना है कि मल प्रवृत्ति की समय कितने हैं, 1 बार है, 2 बार है, 4 बार है, 10 बार है, जो भी है वो उसको पूछ लेना बहुत जरूरी है। तो मल प्रवृत्ति के वेग कितने होते हैं उसके हिसाब से भी उसका आयुष्मान बढ़ सकता है या कम हो सकता है, ये डिसाइड होगा। तो चौथा पार्ट है निद्रा। निद्रा ये 8 घंटे की अखंडित होनी चाहिए। अगर निद्रा कम होती है तो उसमें भी उसका निद्रा पुष्टि कम करने के लिए, कार्य निर्माण करने के लिए, अबलत्व के लिए कारण हो सकता है, उसके दुख का कारण हो सकते हैं, अस्वास्थ्य का कारण हो सकते हैं। जैसे बोला गया है कि निद्रा यत्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्य बलाबलम ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नच। यानी वो जीवित ही नहीं है अगर उसका निद्रा नहीं होती है तो। बच्चा अगर खाना खाता है और अगर सोता नहीं अच्छे से तो उसके अंग को नहीं लगेगा, ऐसा बोलती है माँ। यानी उसका अगर खाना अच्छे से होता है तो उसको सोना भी उतना ही अच्छे से जरूरी है और उसके लिए निद्रा भी अखंडित होना बहुत जरूरी है। प्रमेह का रुग्ण रात में उठता है तो उसके वजह से उसके, मैं बहुत बार देखता हूँ कि पेशेंट की मात्रा हर बार पूछता हूँ कि मूत्र प्रवृत्ति के लिए कितनी बार उठते हैं। यानी हमारे इसमें प्रमेय की जांच ऐसी की जाती है कि मूत्र प्रवृत्ति कैसी है। तो उसकी मात्रा पहले बार अगर 3 बार उठता होगा तो अगले बार वो 2 के ऊपर ही आना चाहिए। यानी हमारा चिकित्सा उस तरीके से होनी चाहिए कि उसकी मूत्र प्रवृत्ति कैसे कम हो, उसके मूत्राशय के ऊपर, स्नायुओं के ऊपर ताकत कर, मांस धातु अच्छा सबल कैसे बने उसके ऊपर काम करने वाले कुछ दवाइयां देना जरूरी है। और वही उसकी निद्रा अखंडित करने के लिए और उसके स्वास्थ्य टिकाने के लिए फायदेमंद रहेगी। मैथुन, अल्प और विधिवत, ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण है। मुझे लग रहा है कि जैसे कि ऋतुचर्या के हिसाब से मैथुन कुछ ऋतुओं में अल्प मात्रा में करने के लिए बोला है, कुछ ऋतुओं में रोज किया तो भी चलेगा ऐसा बताया है। जैसे कि शिशिर है, हेमंत है और जैसे अभी चल रहा है कि धूप काल है या इसमें समर सीजन में हम अल्प अल्प बोलते हैं। अल्प यानी 15 दिन में 1 आध बार ऐसा भी बोला है। यानी विधिवत होना चाहिए और वो अगर होता है तो भी आपका आयुष्मान बढ़ने के लिए उसका फायदा होता है। मैंने ऐसा भी बहुत बार देखा है कि जो साध्वी लोग है या उसमें भी जो जिन्होंने शादी नहीं की है वो उनका आयुष्मान भी मैंने देखा है कि 90 के ऊपर भी है। मदर टेरेसा जैसे लोग है कि 100 कंप्लीट किए। अयंगार जो है उन्होंने भी 99 ईयर्स यानी उनका आयु था। ऐसे कुछ लोग हैं जिनका दीर्घायुष्य के पीछे कारण ये अल्प और विधिवत मैथुन ये भी था। सदवृत्त का पालन, ये लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सदवृत्त पालन करेंगे तो ही आप ज्यादा दिन जिंदा रह पाएंगे। अगर चोरी करेंगे या कुछ अलग तरीके से गैर व्यवहार करेंगे तो आपके पीछे पुलिस लगने वाली है, लोग लगने वाले हैं। तो
अनायास आपका आयुमान उसमें कम होने में कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं कुछ आहार कल्पनाओं के ऊपर फोकस करने वाला हूँ। आहार कल्पना बहुत सीधी और सादी है, फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। साधे औषध परिनेमस्त, अगर सादा ही दवाई आपने नियम से अगर लेते हैं तो उसका फायदा बहुत बड़ा हो सकता है। इसका एक उदाहरण है ज्वरादे उष्णोदक विधि। ज्वर आदि जो व्याधि है उसमें उष्णोदक देने से कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि ज्वर तो सबका व्याधियों का प्रतिनिधि है, और ज्वर में जो चीज चलती है वो सभी व्याधियों में चलती है। यानी ज्वर में जो औषध देते हैं वो सभी व्याधियों में उपयोगी आता है। तो ऐसे कुछ आहार कल्पना मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो उसमें पहली आहार कल्पना है उष्णोदक। अष्टमांश शेषेन चतुर्थ अर्धकेन वा, यानी इसमें अष्टमांश करना है, यानी चतुर्थांश करना है या अर्ध करना है, आधा करना है। यानी अगर आप 800 ml पानी लेता है तो 100 ml उसको करना है। 800 ml पानी लेते हैं उसको 200 ml करना है, या 800 ml पानी लेते हैं तो आपको 400 ml करना है। आपका व्याधि कितना प्रबल है उसके हिसाब से आपको ये चीजें देखनी है। अगर ज्यादा अग्नि का संस्कार चाहिए तो उसमें कौन से व्याधि हो सकते हैं, जैसे श्लेष्म का है, आमवात जैसे व्याधि है, मेद के जैसे व्याधि है, तो उसमें आपको अग्नि का संस्कार ज्यादा चाहिए। उसमें आपको ज्यादा उबलना जरूरी है। जितना अग्नि ज्यादा लगेगा उतना उष्णदक उसका आम कम करने के लिए, उतना उसका कफ कम करने के लिए, उतना उसका मेद कम करने के लिए उसको फायदेमंद होने वाला है। इसका फायदा बस्ती शोधन के ऊपर होने वाला है। बस्ती ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, मूत्र से क्लेद वहनम, यानी मूत्र मार्ग से क्या होता है, क्लेद का वहन होता है, और ये हमारे दोषों को बाहर जाने का सबसे बड़ा मार्ग है। इसलिए हम पेशाब को दिन में 6 बार जाते हैं, मोशन को 1 ही बार जाते हैं। तो इसलिए मल मूत्र और स्वेद ये त्रिमलों में मूत्र प्रवृत्ति को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। दातार शास्त्री जी ने बहुत अच्छा कल्प उसके लिए बनाया, श्वदंष्टादि, वो भी मूत्र मार्ग के ऊपर काम करता है। बहुत सारी व्याधियां, मैं तो बोलता हूँ कि 50 से 60% व्याधियां आपकी मूत्र प्रवृत्ति अच्छे होने से ही ठीक हो जाती है, और ये बस्ती शोधन उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके लिए आपको ये उष्णोदक फायदा करने वाला है। अग्निदीपन, जो अग्नि आप अष्टमांश शेष करने के लिए यूज करने वाले हैं वही आपको अग्निदीपन करने के लिए फायदेमंद है। और आपके कौन कौन से व्याधियों में उपयोगी आने वाला है, कास है, श्वास है, ज्वर हर है, पीतम उष्णोदकम निशी। इसमें टिपिकली उन्होंने बताया है, ये हमारा सूत्र, ये फॉर्मूला है। अगर कास का, श्वास का और ज्वर का पेशेंट आता है तो उसको बोलने का शाम को सोते समय तो गर्म पानी पीते जा, या सोने के पहले ये 7 बजे तक आप तू थोड़ा गर्म पानी, निशी, निशी यानी शाम का समय, सायंकाल, जैसे ठंडा हवा चालू हो गई 5, 5:30, 6 बजे के आगे थोड़ा सा 7, 7:30, 8 बजे तक उसको बोलने का उष्णोदक पीते जा। अभी दिन भर काम पे से आता है और कभी कभी उसको सांस लगती है, रात को लेटने के बाद उठ के बैठना पड़ता है, ऐसा पेशेंट है। या शाम को कभी किसी पेशेंट को ज्वर बढ़ जाता है, ऐसे पेशेंट को दिन भर तो पीने के लिए बोलना है, पर शाम को, टिपिकली शाम को बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय आपका ऋतु संधि काल है। निशी, निशी शब्द यूज किया है वहां पे, तो इसलिए सायंकाल ही ज्यादा उसमें महत्वपूर्ण है, ऐसा बोला है। इसलिए काश, श्वास, ज्वर, इन तीनों में तो आपको उष्णोदक लेना है, और निशी शाम को बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शेरपाक ये बहुत महत्वपूर्ण एक कल्पना है, और इसमें शूल, आम उद्भव शूल कम करने के लिए शीरपाक उन्होंने बताया है किस तरीके से बना है। पंचमूल पय सर्वज्वराणाम जीर्णानाम क्षीरम भैषजम उत्तमम, श्वासात काश शिरशूल पार्श्वशूल पीनसात, ये पीनस, ये बहुत सारे व्याधि इसमें कवर किए। सर ज्वर पहले उन्होंने बताया है, और उसके ज्वर में जीर्णानाम क्षीरम, यानी सर्वज्वराणाम जीर्णानाम, जो ज्वर हमारा जैसा जीर्ण ज्वर हो जाता है उसमें क्षीर पाक विधि से, ये पंचमूलों का, जहाँ पे पंचमूल है यह शब्द वो यूज किया है, बृहद पंचमूल, जहाँ पे बताया नहीं तो वहां पे बृहद पंचमूल हमें लेते हैं। बृहद पंचमूलों का पय यानी दुग्ध उन्होंने लेने के लिए बोला। ये दुग्ध किस व्याधियों में आगे जाके भी फायदा करने वाला है, तो श्वास है, कास है, शिरशूल है, पार्श्वशूल है, पीनस है, इन व्याधियों में इसका बहुत अच्छा फायदा होते हुए दिखाई देता है। और ये शीरपाक, शीर ये ऐसा है कि जल्दी अजन्म साथ में बोला गया है, यानी 6 महीने तक हमारा
बचपन में जो पोषण होता है शीर के ऊपर होता है, इसलिए शीर ऐसी चीज है कि जो हमारे गामित्व उसका अच्छा है, और वही गामित्व आपको अगर पंचमूलों के साथ अगर मिल जाता है तो आपका वो दोषों को कम करने के लिए फायदा होता है, और स्रोतोमुख विशोधन के लिए फायदा होगा, अग्नि दीपन के लिए फायदा होगा, दोषों को कोष्ठ में लाने के लिए फायदा होगा, जगह पे ही पाचन करने के लिए फायदा होगा। इसलिए पार्श्वशूल है, पीनस है, शिरशूल है, ऐसे केसेस में आप ये पंचमूल सिद्ध पय आप यूज कर सकते हैं। वैसे त्रिकंटक पय इन्होंने बताया है, वो वर्चो मूत्र विबंधग्न कफ ज्वर हर ऐसा बोला है। कफ ज्वर में उसमें ज्यादा फायदा करने वाला है। जिनमें वर्च का विबंध है, मूत्र का विबंध है, वो निकालने के लिए वो बहुत फायदेमंद है। गोक्षुर जैसे कि मूत्र प्रवृत्ति में तो काम करता ही है, उसके साथ उन्होंने बला है, व्याघ्रे है, गुड़ है, नागर है, इस बाकी दवाइयों से सिद्ध करने के लिए बोला है, और वो आपको इन व्याधियों में उपयोगी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यवागु, यवागु ये कल्पना षडगुण जल से सिद्ध करने के लिए बोला है। 10 ग्राम अगर चावल लेते हैं तो 60 ml हमें उसमें पानी डालना है, सिद्ध करना है। स्यात कुशरा घना, थोड़ा सा घन स्वरूप में है। तंडुल मुद्ग माशे ही, उसमें मुद्ग यानी मूंग डालना है, माश उड़ीद डालना है, तंडुल यानी चावल डालना है, तिल तिल यूज करने हैं। और इनसे अगर आप साधित करते हैं, वो यवागु बनाते हैं, वो क्या है, ग्राहिणी बाल्या तर्पिणी वातजनाशिनी। ग्राही, जहाँ पे ग्राही गुण हमें अपेक्षित है, जहाँ पे अन्न कुछ समय के लिए ग्रहणी के जैसे अवयव में रहता नहीं है, कोलाइटिस जैसे केसेस है, ड्यूडेनाइटिस जैसे केसेस है, तो ऐसे केसेस में आपको ग्राही अगर गुण चाहिए रहेगा तो वहां पे आपको यवागु का यूज करना है। बल देने वाला है, तर्पण करने वाला है, वात नाशन करने वाला है। अभी कल ही एक पेशेंट आया था, तो उसको खाना जो था वो पेट में रह नहीं रहा था, तो उसकी हिस्ट्री देखी तो बहुत सारे व्यसन उसके पीछे थे, और ये व्यसन में सबसे बड़ा मुझे लगा तो वो सिगरेट स्मोकिंग। स्मोकिंग साक्षात अग्नि वो मुंह में लेता है, वो डायरेक्टली फेफड़ों में चला जाता है, फेफड़ों से आपका ब्लड में उतर आता है, और प्राण का मार्ग है, वहां से वो एक्चुअली श्वास लेने की जगह वो धुआं ले रहा है, वो धुआं डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, और ब्लड हमारा डायरेक्टली फिल्ट्रेशन करने के लिए आपके यकृत की ओर जाने वाला है, और यकृत में अगर अच्छे से वो फिल्टर नहीं कर पाया तो वहां पे यकृत विकृति होना ये साहजिक है, स्वाभाविक है। और ऐसे ही यकृत विकृति होके बाद में उसका पेट में पानी भराया था, उसके आगे उसको सांस लगने लगी थी, और अन्न भी उसके पेट में नहीं रह पा रहा था। ऐसी विकृतियां, इतनी सारी विकृतियां वो लेके आया था। उसको ऐसे केसेस में आपको ये मुद्ग तंडुल ये डाल के आपको ग्राही बल देने वाला तर्पण, उसको सांस भी फूल रही थी, चक्कर भी आ रहे थे, ऐसे मल्टीपल सिम्टम्स लेके आया था। उसको ऐसे केसेस में उदर पट्ट बंधन, रुई के पन्नों का, एरंडी का तेल लगा के उसको बताया गया, और बाद में कुछ ऐसा ग्राही होने वाली कुछ चीज है, उसके साथ पेट में तांब्या लगाना बोलते हैं कि नाभि के अस्मंत में तांब्या लगाया हमने, जिससे कि वहां का जो ग्राही का गुण है वो और बढ़ने में मदद मिले, वहां का वानाभिगत वात है वो कम होने में फायदा मिले, आंतड़ियों का सूजन है वो कम होने में फायदा मिले, और ये वात का नाशन करने के लिए उसके साथ में ये वागु उसको दी गई थी। उसका फिर 2 दिन में आगे उसका उपशय मिलने में फायदा होने लगा, और आगे वो पेशेंट कंटिन्यू है, चिकित्सा चालू है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। विलेपी, विलेपी घनसिक्ता स्यात सिद्धा निरे चतुर्गुणे। चतुर्गुण पानी डाल के उसको हमें बनाना है। ये तर्पणी है, ब्रूहणी है, वृद्धा है, मधुरा है, पित्तनाशिनी है। यहाँ पे पित्त प्रकृति के रुग्ण है, उनको विलेपी स्वरूप में आप घनसिक्ता इस तरीके से चतुर्गुण पानी डाल के 4 गुना अपना 10 ग्राम है तो उसमें 40 गुना आपको उसमें डालना है, और वो तर्पणी ये तर्पण करने वाली, ब्रूहण है, वृद्ध है, हार्ट के ऊपर काम करने वाली है, मधुर गुण की है, और पित्तनाशिनी ऐसे विलेप आप उस रुग्ण को दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस रहते हैं कि जिनको थोड़ी धूप भी सहन नहीं हो पाती, ऐसे केसेस में आपको धूप में से आने के बाद विलेपी जैसा कुछ संकल्पनाएं आप यूज कर सकते हैं। भ्रम के रुग्ण है, कुछ लोग रहते हैं कि पैरों की जलन होती है, धूप के समय दोपहर को कुछ देने के लिए कुछ संकल्पना देनी रहेगी, तो ऐसी है भ्रूण करने वाली
हृदय भी है, मधुर भी है, पित्त शामक भी है, ऐसी संकल्पना आपको यूज करने में राहत दे सकती है रुग्ण को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पेयायुषा द्रवाधिका स्वल्प सिग्धा 14 गुणे 14 गुना पानी है इसमें। सिद्धा पेया बुधर्ज्ञा युष किंचित। इसमें पेया लघुतरा न्याय ग्राहिणी धातु पुष्टता, ये धातु पुष्ट करने वाली। एक आधा पेशेंट बोलता है कि क्षय के जैसा उसका व्याधि से बाहर आ गया है और उसको क्षय के जैसा लग रहा है, तो उसको पेया देना चालू करो। देखो 21 दिन में उसका धातु पुष्टि हो सकता है। और उस रुग्ण के बारे में आपको जो जो धातुओं में विकृति आई है उसकी विकृतियां कम होते हुए दिखाई देंगी। जैसे मैं बहुत सारे वंध्यत्व के केसेस में ऐसा करता हूँ कि पेया देना चालू करने के लिए बोल देता। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे गुड़ व्याधियां रहती है, कुछ रुग्ण कभी कभी बताता नहीं है और बाद में बोलता है कि हाँ मुझे इससे थोड़ा आराम आ रहा है, इससे मुझे थोड़ा फायदा हो रहा है, इसमें थोड़ा मेरा बल बढ़ रहा है, इसमें मेरा कफ की विकृति, सुबह सुबह कफ आता था वो बंद हो गया, अभी मुझे सांस लेने में दिक्कत नहीं आ रही, मुझे अच्छे से नींद आ रही है। ये छोटी छोटी चीजें बाद में पेशेंट बताना चालू कर देता है। कभी कभी इन चीजों के ऊपर उसका ध्यान नहीं रहता और उसको बाद में ध्यान में आता है कि अरे मेरा बदन दर्द कर रहा था, मैं तो रोज बच्चे को बोलता था कि थोड़ा सा ये कर दो, या बीवी को बोलता था कि मुझे पीठ दबा दो, अभी मेरा बंद हो गया है। अंग मर्द जैसे चिकित्सा करने की जरूरत रहती है, वहां पे ये पेय बहुत अच्छा फायदा करती है। आम के जो भी लक्षण है, आलस्य मेरा कम हो गया है, मैं बहुत अच्छी सी चीजें नई नई कर पा रहा हूँ, ये पेशेंट आगे जाके कुछ मन की विकृतियां भी रहती है वो भी उसके कम हो जाती है। और एक आधी चीज अगर 21 दिन तक आप करते हैं तो उसको बहुत अच्छा फायदा आगे जाके पेशेंट में मिलता है। ये पेय ऐसी एक चीज है जो ग्राहिनी है, धातु पुष्टि करने वाले है, बल्ले देने वाले, कंठे के विकृति। बहुत पेशेंट बोलते हैं कि मुझे गले में कुछ तो अटका हुआ सा बहुत फील होता है, कुछ तो अटका है ऐसा, वो रोज उठने के बाद उसको गला साफ करना पड़ता है। या कभी कभी जिह्वा निर्लेखन किए बिना उसको खाना नहीं जाता, अगर खाना खाता है तो उल्टी आती है, नौसिक फील होता है, ऐसे केसेस को आप पेय यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। भक्त 14 गुणे तंडुलानाम चतुष्फलम विपेचे श्रावेत मंडम स भक्तो मधुर लघु। ये मधुर है, लघु है, ये भक्त चावल के स्वरूप में है। ये आपको मंड मंड निकाला हुआ ऐसा चावल ऐसा बोल सकते हैं उसको। ये आपको खाने के लिए देना है। वो मधुर है, लघु है, इसलिए इसमें मेथकुट डाल के आप दे सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस रहते हैं कि जिनमें थकावट ज्यादा रहती है, ज्वर में वगैरह, मुंह को टेस्ट नहीं रहती है, तो पेय दे के हो गई है, आगे जाके क्या देना है आगे का, तो मिथकुट डाल के उसको थोड़ा चावल दे दो और सेंधव और घी डाल के, तो उसको थोड़ा सा ताकत आने में मदद मिल जाएगी। पचन में लघु है इसलिए नेक्स्ट टाइम का उसका खाने का आगे बढ़ने के लिए भी उसका फायदा होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शुद्ध मंड निरे चतुर्दश गुणे सिद्धो मंड, यह क्या है, शुंठी सैंधव युक्त ऐसा एक पाचन और दीपन करने वाला एक मंड है। उसमें क्या डाला है, सिर्फ शुंठी और सैंधव ये डाल के शुद्ध मंड, यानी जब पेशेंट को भूख लगती है और ऐसे ज्वर में जब पेशेंट को भूख लगती है और ज्वर अभी लंघन हो गया उसका, आगे जाके उसको क्या देना है, तो शुद्ध मंड देना है। अग्नि जब अच्छा होने लगता है उससे क्या होता है, स्वेटिंग बहुत अच्छे से होने में मदद मिल जाती है। ये शुद्ध मंड आपके एक्सट्रीमिटीज तक आपका दोषों को खींच के लाने के लिए, एक्सट्रीमिटीज तक के, और वहां के पोषण को भी लेके जाने के लिए, ये दोनों के लिए फायदा करने वाला है। आपके शरीर से शाखागत हुए दोषों को कोष्ठ में लाने के लिए भी, और अगर कोष्ठ में का दवाई आपको शाखा तक लेके जाना है तो शुद्ध मंड यहाँ पे एक मीडिएटर का जैसा काम करते हैं, मीडिया के जैसा काम करते हैं। इसके साथ आप शुंठी दे दो, उसके साथ सीतोफलादी चूर्ण दे दो, इसके साथ अविपत्ति कर दे दो, इसके साथ तालिसादी चूर्ण दे दो। आपको जो चीज देनी है इसके ऊपर स्वार होके दे दीजिए, इसके ऊपर वो स्वार हो गए और वो आपके आहार के साथ में औषधों को वहां तक लेके जाने के लिए फायदा करेगी। तो ऐसे एक शुंठी शुद्ध, सैंधव शुद्ध, ऐसा एक शुद्ध मंड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अष्टगुण मंड, ये मेरा बहुत पसंदीदा मंड है, जो मैं बहुत सारे पेशेंट में यूज करता हूँ, और मुझे लग रहा है कि हर एक वैद्य ने आपके क्लिनिक में उसमें चावल और मूंग छोड़ के बाकी चीजें एकत्रित करके उसका पैकेट बनाना जरूरी है। और ये आपके
अर्थवर्धन के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए भी फायदा करेगा, प्लस आपकी प्रैक्टिस को भी बढ़ा देगा। क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें फलश्रुति में लिखी हुई है। दीपन है, प्राण दो है, बस्ती शोधन है, रक्तवर्धन है। ये बहुत बड़ी मुझे लग रहा है प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए फायदेमंद चीजें है। रक्तवर्धन ये शब्द कहाँ पे भी नहीं मिला आपको ग्रंथ में, पर यहाँ पे मिलेगा। बस्ती शोधन, प्राण दो, प्राण देने वाली चीज है, यानी प्राण जिसका जा रहा है उसको प्राण फिर से लाने के लिए फायदा करने वाला है। प्राण दो, इसलिए प्राण दो शब्द और रक्तवर्धन शब्द ये बहुत मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बस्ती शोधन तो करने वाला है, और ये अष्ट गुणों से, 8 गुणों से युक्त है, 8 द्रव्यों से भी युक्त है। तो इसलिए उसको यूज करना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। ज्वर ज्वर जीत सर्व दोषों, कुछ बचा ही नहीं उसके। वात पित्त कफ, ये सब दोषों को, आम को भी, वात को भी, पित्त को भी, कफ को भी, ये सब दोषों को जीतने वाला है। इसलिए मैं बोलूंगा ये फॉर्मूला है हमारा, ये यूज करो, ये डेफिनेटली फायदा करेगा। जैसे एक आधा बॉलर है, उसका एक स्पेशल बॉल डालता है, उससे वो यानी ऑल आउट ही कर दे, यानी स्टंप आउट ही कर देता है, या यानी वो विकेट ही लेता है। तो ऐसा ऐसा उसका एक, मैं बोलूंगा एक हमारा ये बॉल होना चाहिए, जहाँ पे कुछ चीजें ऐसी रहती है कि जहाँ पे प्राण देना है, उस पेशेंट को रक्तवर्धन करना है, तो ये अष्टगुण मंड का बॉल डालो, डेफिनेटली आपको विकेट मिल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये उसके द्रव्य है। इसमें एक्चुअली 1 ग्राम ईच ऐसा लिखा है, पर उसमें मुझे लग रहा है कि चावल और मूंग 10-10 ग्राम ले लो, बाकी 1-1 ग्राम चीजें ले लो, और ये 200 ml पानी में उबालो, ये आपका अष्टगुण मंड बन जाएगा। चावल और मूंग अच्छे से जब तक बॉईल नहीं होता है तब तक आपको उबालना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वाट्यमंड, धान्य को कूटा जाता है और उसके बाद उसका मंड बनाया जाता है। जैसे कि भरड़ा बोलते हैं जिसको, यह धान्य का उन्होंने कूटा हुआ मंड बनाया हुआ है। और वो मंड कंठ्य है, कफ पित्त हर है, रक्त पित्त प्रसादन करने वाला है। बहुत सारे पेशेंट में क्या होता है कि कुछ भी हाथ घुमाया शरीर के ऊपर, या उंगली घुमाई, नाखून उसका ऊपर अगर रेंगते हुए घुमाया, तो उसके ऊपर लाल ऐसा रक्त वर्ण, रक्त पित्त ऊपर आ जाता है। जैसे शीत पित्त के कुछ रुग्ण रहते हैं, कुछ पेशेंट में कभी कभी लाल धब्बे आ जाते हैं। ऐसे कुछ केसेस रहते हैं। ऐसे केसेस में ये वाट्य मंड बहुत अच्छा फायदा करेगा। इसको दलिया बोलते हैं कोई लोग, कोई वो लापसी बोलते हैं मराठी में। तो इस तरीके का वो नमकीन भी बना सकते हैं आप, थोड़ा डाल के मीठा भी बना सकते हैं। तो उसका आधा टुकड़ा करके, यानी जो धान्य है उसका, या उसका वो करके बाद में उसको उबाला जाता है, उसका फिर पानी पिया जाता है। मराठे मंड, लापसी का पानी ऐसा बोल सकते हैं इसको। ये पानी के स्वरूप में हमें लेना है। ये कंठ है, कंठ के लिए बहुत अच्छा फायदा करता है। ऐसे गरम गरम पियेंगे आप अगर इसमें इसमें लेके सूप के जैसा, तो आपको कंठ को ये बहुत फायदा करने वालों में से एक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लाजामंड, ये सलाइन वाटर है हमारा। ये लाजामंड, लाही, साड़ी की लाही, धान की लाही जिसको बोला जाता है। और वो श्लेष्म पित्त हरोग्राही पिपासा ज्वर, जिन ये ज्वर में तो बहुत ही फायदा करता है, और बहुत सारे वैद्य इसको यूज करते ही। और लक्ष्मी का जो प्रसाद है, जो भगवान के लिए वो दे, जो जो भगवान के लिए वो देह के लिए यूज करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए प्रसाद के स्वरूप, अगर देह का अलक्ष्मित्व अगर जाना चाहिए, दारिद्र्य अगर जाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा एक लक्ष्मी के प्रसाद के स्वरूप में ये लाजामुंड आपको फायदा देगा। एक मुट्ठी पर लाही, 1 गिलास पानी, या आपको 1 लीटर तक पानी तक भी आप उबाल सकते हैं इसमें डाल के। और उबालने के बाद वो फूटने तक उबालना है। फूटने के बाद उसको निचोड़ के लेना है। और निचोड़ने के बाद उसको आपको खड़ी शक्कर डाल के, या कुछ पेशेंट में ऐसा भी आप दे सकते हैं। ये मंड बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसका यूज आप बस्ती के स्वरूप में भी कर सकते हैं। अगर कुछ केसेस में आपको ऐसा लग रहा है कि मलाउस्तंभ है, बलक्षय बहुत है, ऊपर से पानी भी नहीं जा रहा है, और नीचे की ओर से आपको इसका बस्ती भी दिया जा सकता है। उसमें आप चाहिए तो सुवर्ण सिद्ध लाजा मंड ऐसा यूज कर सकते हैं। उसमें घी भी डाल सकते हैं। कुछ केसेस में आपको लग रहा है तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और ये लाजा मंड आपको इसमें बहुत अच्छा फायदा करेगा। शारंगधर संहिता से ये सब सारे
नेक्स्ट, फांट कल्पना। चूर्णे द्रव्यफले सम्यक जलम उष्णम विनिक्षिपेत तथा दूसरा अवैध पटात तस्य चूर्ण द्रव फांटस्तमान। अब ये गर्म पानी में अगर कुछ भिगो के डालते हैं तो उसको हम फांट बोलते हैं, ठंडा पानी में डालते हैं तो उसको हिम बोलते हैं। इसमें सारिवा का फांट बहुत सारे लोग यूज करते हैं गर्भिणी अवस्था में। मैं भावा का फांट भी बहुत सारे केसेस में यूज करता हूँ, मल शुद्धि के लिए उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। अनुलोमक है, और बच्चों से लेके बूढ़ों तक आप यूज कर सकते हैं। सुकुमार रुग्णों में भी भावा यूज कर सकते हैं, स्त्रियों को भावा यूज कर सकते हैं। तो एक भावा, एक फांट कल्पना बहुत अच्छी है। सारिवा हम गर्भिणी अवस्था में ज्यादातर यूज करते हैं, और सारिवा का फांट। और किसी किसी में रक्तपित्त अगर है तो दोषों की सारवा जहाँ पे करना है तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। आपको इसका पीपीटी प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, उसमें सब द्रव्य लिखे हुए हैं अष्टगुण मंडक में, आपको पीपीटी में मिल जाएंगे सब। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आम्र इत्यादि फांट। गर्म पानी में अगर आम्र के पत्ते अगर रात को डालते हैं और सुबह उसका फांट ले लेते हैं तो ज्वरादो में बहुत अच्छा फायदा करने वाला है। आम्र पल्लव ये एक्चुअली उल्लासित करने वाले हैं, एक मंगल माने जाते हैं। मंगल प्रसंग में उसको तोरण के स्वरूप में हमारे दरवाजे के ऊपर बांधा जाता है। इसमें आम्र है, जम्बू है, इनके यूज किए जाते हैं। आम्र ज्यादातर हमने देखे हुए आम के पत्तों को यूज करते हुए। तो ऐसा माना जाता है कि आम का पत्ता 72 आवर्स तक ऑक्सीजन छोड़ता है। आम का पत्ता अगर पेड़ से विलग होता है तो 72 आवर्स तक वो हवा में ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। अगर ऐसे आम के पत्ते उबाल के हमने पानी पिया तो उसमें भी हमें अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के लिए भी फायदा होगा, प्लस उसका फायदा प्रसन्नता आपको मिलने के लिए भी मिलेगी। और मैं इसका यूज ज्यादातर पेनफुल ब्लीडिंग में करता हूँ। और ये ज्वर नाशन एक प्रकार का ज्वर के जैसे सिम्टम्स बहुत बार मेंसेस जब होते हैं तब 5 दिनों में रहते हैं। तो इस केसेस में मैं आम के पत्तों का उबला हुआ पानी बहुत सारे लेडीज को लेने के लिए बोलता हूँ। उसका बहुत अच्छा फायदा वो पेशेंट को मैंने देखा हुआ है। ये कहाँ पे ऐसा आधार नहीं है उसका कि आम के पत्तों का उबाल के लिया हुआ पानी मेंसेस के दौरान लो, पर मैंने ज्वर नाशन ये शब्द लिखा है तो इसलिए वहां पे जिन पेशेंट में ज्वर आता है, ज्वर के जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं, तो इनका ज्वर के जैसे सिम्टम जाने के लिए, मूर्छा जाने के लिए, उनका अतिसार जाने के लिए, उनकी सर्दी जाने के लिए, पिपासा जाने के लिए, ये सब जाने के लिए वो सब सिम्टम्स इसमें दिखाई दिए। पिपासा, छर्दी, अतिसार, मूर्छा, ज्वरण, ये सब पेशेंट के मेंसेस के दौरान दिखाई देते हैं सिम्टम, इसलिए मैं यूज करता हूँ। और ये एक 2 से लेके 5 पत्तों तक, जिसको अवेलेबिलिटी जितनी होती है उतनी, मैं 5 पत्तों तक बोलता हूँ पेशेंट को। एक गिलास पानी डालो, 1 कप करो। थोड़ा इजी बताएंगे तो थोड़ा पेशेंट रेगुलर कर पाता है। वो बहुत ज्यादा उबालो वगैरह ऐसा बताएंगे तो फिर पेशेंट को जरा रेगुलरिटी रखने में प्रॉब्लम आ जाती है, और टाइम का भी कभी कभी प्रॉब्लम रहता है। तो मैं बोलता हूँ कुछ चीजें अगर रेगुलर पेशेंट कर पा रहा है तो उसको थोड़ा इजी करके बताओ। 1 गिलास का 1 कप बना के ले लो, 200 ml का 50 ml, और सुबह और शाम। मैं सुबह शाम 6 बजे बोल देता हूँ क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस मुझे लग रहा है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सबसे ज्यादा होता है। और उस दौरान अगर कौन सी भी चीज लेते हैं रसायन के स्वरूप में भी, तो वो आपको आयुष वृद्धि के लिए और आपके तकलीफों को कम करने के लिए बहुत फायदा कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ सुबह शाम 6 बजे ले लो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आम का हिम, जैसे कि ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा है, ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? ये आपको इसके पहले अमरादी फांट जो बताया, तो आप जहाँ पे एलोगेमेनेरिया है वहां पे ज्यादा यूज कर सकते हैं। अमरादी हिम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो जहाँ पे ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है वहां पे आपको वही आम का पत्ता आपको हिम के स्वरूप में यूज करेंगे तो रक्त पित्त में काम करेगा। वही आम का पत्ता अगर उबाल के ले लेंगे या गर्म पानी में ले लेंगे तो आपको वो ओलिगो में यानी मेंसेस में काम करेगा। जहाँ पे स्कैंटी मेंसेस है वहां पे, पेनफुल मेंसेस है वहां पे आपको काम करेगा। वैसा ही इसमें आम्बु जम ककुब चूर्णीकृत्य जल निक्षेप हिमम तस्य पिबेत प्रातः शोद्र रक्त पित्त जीत। इन्होंने सुबह वो लेने के लिए बोला है। रक्त पित्त के विकारों में बहुत है, पित्त के विकारों में भी काम करता है, रक्त के विकारों में भी काम करता है, और रक्त पित्त दोनों के विकारों में भी काम करता है। तो ऐसा ही आम्रादि हिम है। आप
जहाँ पे ज्यादा हेवी मेंसेस हो रही है, ज्यादा दिनों तक मेंसेस हो रहे हैं, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नीलोत्पल हिम, वात पित्त आदो नीलोत्पलादि हिम। ये नीला कमल जो है, मैं एक्चुअली ये ज्यादातर जहाँ पे मीन्स गर्भिणी अवस्था में जब ब्लीडिंग हो और इसका आधार एक्चुअली यही है कि ये वात पित्त ज्वर भी नाश करने वाला है, प्लस शीत का सहायक है। तो इसके सर्दी, मोह, तृष्णा, ये भी सिम्टम्स कम करने के लिए इसका फायदा। और ये इसके अलावा जो धूप के समय में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि हमारे पास हम लेके आते हैं, गिर गया, खाना तो लेट हो गया, या धूप में चल के आए, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। धान्य का सर अधिहीन। थोड़ा नीलोत्पलादि हिम है ना, वापस वापस रिपीट कर दो आप। हाँ हाँ चालेल। नीलोत्पला, हाँ, नीलोत्पल, बला, द्राक्षा, मधुकम, उशीर, पद्मक, काश्मीरी, परुषकम, ये सब चीजें उसमें डाले। शीत कषाय के स्वरूप में है, वात पित्त ज्वर में काम करने वाला है, और सप्रलाप, भ्रम, छर्दी, मोह, तृष्णा, इन सबको निवारण करने वाली चीजों में से एक है। तो ऐसा नीलोत्पल, अगर नीला कमल मिलता है तो आगे की द्रव्य तो मिल पाती है, पहले वो नीला कमल मिलना प्रॉब्लम हो जाता है। पर मैं जैसे गर्भिणी अवस्था में जब ब्लीडिंग होता है तो ऐसे केसेस में ज्यादातर मैं इसको यूज करता हूँ। और उसमें बाकी चीजें हमारे पास रहती है, पर ये पहली वाली चीज है वो जल्दी मिल नहीं पाती, तो इसलिए हम बाकी चीजें उसके साथ अगर यूज करते हैं तो आपको इसका फायदा डेफिनेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। धान्य का दीन, बहुत सारे प्रैक्टिशनर इसको यूज करते हैं। धान्यक, धात्री, वासा, द्राक्षा, परपटक, इनका हिम है। रक्त, पित्त, ज्वर, दाह, तृष्णा, शोष, इन सब में वो सबको नाश करने वालों में से एक है। रक्त पित्त के सभी विकृतियों में अभी जो सीजन चालू है उसमें धान्य का हिम बहुत सारे लोग यूज करते हैं। कुछ लोग धनिया और जीरे का ज्यादा यूज करते हैं, जो आहार द्रव्य माने जाते हैं, इसलिए हम रेगुलर मिलते भी है। फोन पे कभी पेशेंट बोलता है कि मुझे ऐसे ऐसी तकलीफ हो रही है, तो उसका नजदीकी द्रव्य उसका मसाला का डब्बा रहता है और उसमें ये चीजें मिल जाती है। तो हम इसमें प्रधान द्रव्य जो है धान्यक, या धनिया उसका और जीरे का पानी उसको उबाल के लेने के लिए, या कभी कभी हीम के स्वरूप में, फांड के स्वरूप में या हीम के स्वरूप में। अगर ठंडी का सीजन है तो फांड बता देंगे, अगर ऐसा सीजन है अभी तो हीम के जैसे यूज कर सकते हैं। और उसका फायदा बहुत सारे पेशेंट बहुत अच्छे से मिल जाता है, मूत्र प्रवर्तन अच्छा हो जाता है, और दाह उसका कम होने में मदद मिल जाती है। शोष उसका कम हो जाता है। शोष कब हो जाता है? जब हमारा शुष्कता या दोषों की एक्सट्रीमिटीज की ओर जाने वाली, शाखागत जाने वाले जो धातु है उसके अगर कम होने लगते हैं तो उसको शोष की ओर लेके जाते हैं, क्षय की ओर लेके जाते हैं। और वो क्षय हमें अगर कम करना है तो एक्सट्रीमिटीज तक पहुंचने वाली चीज चाहिए। जैसे धनिया ऐसी बोला जाता है कि धनिया ने जिंदापन है एक प्रकार का। धनिया, कोथंबीर अगर डालते हैं सब्जी के ऊपर तो एक एक जिंदापन आ जाता है उस सब्जी में। वैसे धनिया उसका बीज है, वो भी अगर उसको हम हीम के स्वरूप में ले लेते हैं तो वो एक अलग तरीके का आपको जिंदापन लाने के लिए, एक अलाइव लाइवनेस लाने के लिए मदद करता है। उसलिए शोष से निवारण करने के लिए वो बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। परिणामशूल हर योग है। शुंठी, गुल, तिल, गुड़, इनका कल्क दुग्ध के साथ। परिणामशूल यानी खाना खाने के बाद कुछ समय के बाद होने वाला दर्द है। और इसी ऐसे दर्द में ये आपको अगर कॉम्बिनेशन बना देते, जैसे शुंठी है, तिल है, गुड़ है, कुछ चीजों की मात्रा है आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हर बार यहाँ पे लिखी नहीं रहती, तो आपको आप शुंठी कितना मात्रा में यूज करते हैं? कोई 250 मिलीग्राम छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं, कोई 500 मिलीग्राम तक यूज करते हैं।
कोई 1 ग्राम तक भी यूज कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर गुड़ उसके साथ दे देते हैं और दोषों की उतनी उपलब्धि है तो उनको पाचन करने के लिए आपको शुंठी की मात्रा 1 ग्राम भी दे सकते हैं। जैसे उधर जैसे केसेस है जिसमें शुंठी की मात्रा 5 ग्राम तक दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे अग्नि दीपन बहुत जरूरी है, वहां पे पाचन होना जरूरी है, तो वहां पे आपको द्रव्य की मात्रा उतनी बढ़ा सकते हैं। वहां पे तिल है, गुड़ है, इनका कल्क बनाना है, उसका आप योजना करना है, इससे आपका परिणाम शूल शूल है वो कम होने में मदद मिल जाएगी। यही आपको आमवात में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आम ये अग्नि दीपन करने वाली कौन सी भी चीज आम को पाचन करने वाली है और अग्नि दीपन करने वाली है, इसलिए आमवात को भी कम करने वाली है। तो इसलिए आमवात में भी वो बहुत अच्छे से फायदेमंद होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रक्तक्षय लाक्षाकल्क, मैंने एक बीच में एक कंपनी का कॉम्बिनेशन है, नाम नहीं ले रहा हूँ, फिर भी बहुत अच्छे अच्छे कुछ कंपनियां भी कॉम्बिनेशन बना देते हैं। लाक्षा का यूज हमारे प्रैक्टिस में उतना नहीं रह पाता, बहुत बार वैद्य बाकी दवाइयां यूज करते पर लाक्षा उतना यूज नहीं करते। लाक्षा एक प्राणिज द्रव्य है, प्राणी ने पीपल के पेड़ के ऊपर या पीपल के जैसे पलक्ष है, पारोसा पिंपल है, इनके ऊपर बनाई हुई एक लाक्षा यानी एक कवच है, वो प्राणियों का कवच है, और उसका यूज अगर हम करते हैं प्रैक्टिस में तो आपको हमारे लिए वो बहुत नजदीकी है। हमारे लिए वनस्पति से पहले क्या है तो प्राणिज द्रव्य है, द्रव्य हमारे शरीर के नजदीक है, तो हमें रक्तक्षय के लिए जल्दी फायदा करने वाला कौन सा है, लाक्षाकल्क है। तो उस कॉम्बिनेशन में उन्हें बबूल अस्थि के लिए, रक्त के क्षय के लिए काम करने वाली दवाइयों में, तो एक लाक्षय बहुत अच्छा दवाई है जो आपको रक्त क्षय में बहुत फायदा देता है, रक्त क्षय जल्दी भरने के लिए भी फायदा करता है। उसमें वहां पे ये लाक्षाकल्क जो है वो कुष्मांड के स्वरस के साथ लेने के लिए बोला है। कर्ष द्वयम पिबेत, 2 कर्ष ऐसा उन्होंने बोला है, और वो पीने के लिए। रक्त क्षय मुरोघातम क्षय रोगम च नाशे। अभी सुनाई दे रहा है क्या? हाँ क्षय ठीक है रोग सर, में, दे रहा है, सुनाई, कंटिन्यू कर सर। हाँ हाँ, रक्तक्षय उरोघात क्षय रोग में ये बहुत फायदेमंद है। जहाँ पे उर फटा हुआ है ऐसा लग रहा है, अति साहस हुआ है, वहां पे लाक्षाकल्क के जैसे द्रव्यों का यूज करना बहुत अच्छा फायदा करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तंडुलीय कल्क, रक्त प्रदर में तंडुलीय तांदूळचा जो मूल है उसका कल्क सशोद्र रसांजन, रसांजन के साथ, शहद के साथ रक्त प्रदर नाशक ऐसा बताया गया है। तो रक्त प्रदर में ये तांदूळचा का मूल है, उसका कल्क अगर यूज करते हैं शहद और रसांजन के साथ, ये बहुत ही फायदा करेगा। और बहुत सारे वैद्य यूज करते हैं तांदूळचा का स्वरस यूज करते हैं। कोई लोग जैसे तांदूळचा का स्वरस यूज करते हैं, वैसे चावल जो अपना है उसको 20 मिनट अगर भिगो के रखते हैं, तो भिगोने के बाद उसका जो पानी आता है उसके साथ कुछ पुष्पाणुक जैसे नाग केसर जैसे चूर्ण हम रक्त प्रदर में यूज करते हैं। अभी सुनाई दे रहा है क्या? रसांजन भी इसमें इन्होंने कंटिन्यू करो। ओके ओके चलेगा। हाँ, रसांजन में इसमें यूज करने के लिए बोला है, और ये रसांजन एक ऐसा गामित होने वाला चीज है जो आपके गर्भाशय के अंदर तक काम करता है। जैसे कि हल्दी है, दारू हल्दी है, रसांजन है, और ये डेप्थ को जाने वाली चीजों में से एक है। वो अंदर के जख्म है उसको हील करने के लिए रक्त प्रदर में रसांजन इस योग में बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पाचन योग, ये पाचन योग बहुत सारे वैद्य यूज करते हैं। इसमें अभया, सैंधव, कना यानी पिंपली, शुंठी, त्रिदोषः, ये तीनों दोषों को जीतने वाला एक कॉम्बिनेशन है। पत्या, सैंधव, शुंठी भी एक कल्को दीपन पाचना, ये कॉम्बिनेशन उन्होंने बोला है। अभया, सैंधव, कना, शुंठी, इनका कल्क ये तीनों दोषों को जीतने वाला है। और उसके अलावा और दीपन पाचन एक योग बताया है, पथ्या, सैंधव, शुंठी भी। इसमें सैंधव है, शुंठी है और पथ्या हरित की वैसे रसायन है, पंच रसों से युक्त है,
उसके साथ अगर सेंधव मिश्रित किया जाता है और शुंठी डाला जाता है तो घी में शक्कर है, वो एक्चुअली और दीपन पाचन होने के लिए और फायदा करने वालों में से एक है। ये पांचों जो हमने प्रैक्टिस में यूज करना चाहिए और ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा डेफिनेट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कृमि रोग, त्रिवृत्तादि कल्क कृमि रोग, त्रिवृत्त पलाश बीज, पारसिक यवानी, कंपिल्लक, विड़ंग और गुड़, इनका समभाग यूज करना। और कृमि के बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, इसका ज्यादातर प्रायतः बच्चों में हमें ये योग देने के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और गुड़ के साथ देना है, जैसे गुड़ खाने के लिए कृमि आएंगे उसके साथ हमारा दवाई खाएगा। कंपिल्लक एक ऐसा है कि जो दोषों को और उसके साथ कृमियों को अधोगति से लेके जाने वाले से पदार्थों में से एक है। कंपिल्लक एक लव के स्वरूप में पेड़ के ऊपर आता है, और वैसा ही हमारे शरीर के अंदर म्यूकोजल लाइनिंग रहती है और उसके ऊपर वो कृमि आड़े रहते हैं। और जैसे जैसे लव रहती है वैसे कृमि भी रहते हैं, और वो उसको कृमि को डायरेक्टली वो क्या बोलते हैं प्रतिनिधि के स्वरूप में काम करते हैं। तो कंपिल्लक ऐसे कृमियों को नीचे लेके जाने के लिए बहुत फायदेमंद रहता है, एक एक को चुप चुप के बाहर निकालने के लिए और बाहर लेके जाने के लिए, वहां से गति देने के लिए ये कंपिल्लक बहुत अच्छा फायदा करता है। इसलिए बहुत सारे लोग वरा और कपिला ऐसा एक योग बना देते हैं, जिसमें रात को सोते समय वरा कपिला यानी त्रिफला प्लस कंपिल्लक ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं। वैसा ही इन्होंने त्रिवृत्तादि कल्प एक कल्प बनाया है, जिसमें त्रिवृत्त पलाश बीज है, फारसी केवानी है, कंपिल्लक है, विडंग और गुड़ के साथ उन्होंने बोला है। एक कृमि गण में से आने वाली कुछ चीजें है उसमें देह तकरेन कलकम तेषाम पिबेत कृमि गणापहम, ये कृमियों के तक के साथ छाछ के साथ उन्होंने बोला है। मैं तो बोलूंगा गुड़ के साथ देंगे तो और भी फायदा करेगा ये। और ये कृमि व्याधि के लिए कुछ पेशेंट अगर नहीं ले पा रहे गुड़, या कुछ पेशेंट में हमें प्रमेय जैसे कुछ उसके साथ है, या मधुर का आवश्यकता ही नहीं है, वो मधुर के यानी दोष या क्या बोल सकते हैं कि मधुर के तिटकारा है, तिरस्कार है, ऐसे लोगों में आप शक्कर के साथ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इथं नाहीये, वहिनींकडे विचार. रक्तार्श, रक्तार्श के ऐसे जो केसेस है उसमें नवनीत, नवनीत यानी जो नव हर बार नया, नीत यानी नया बनाना है हर बार, जिसको ऐसा उसको नवनीत शब्द वो यूज किया है। लोनी जिसको मक्खन बोला जाता है हिंदी में, वो मक्खन यानी रोज नया जो बनाया जाता है उसको लोनी बनाया जाता, लोनी बोला जाता है। और ऐसे लोनी के साथ अगर तिल का कल्क हम देते हैं तो रक्तार्श में वो बहुत अच्छा फायदा करने वाली। अभी लोनी रोज नहीं निकाला जा पाता, तो मैं लोनी बनाने के लिए एक थोड़ा सा अलग तरीका ट्रिक यूज करता हूँ। जो अगर घी हम पानी में मिक्स करते हैं, आधा चम्मच घी अगर एक पाव कप पानी में मिक्स करते हैं और उसको उंगली से फेंटते हैं, मीटिंग एक 5 मिनट के बाद उसके ग्रेनुलेशन चला जाता है, और वो ग्रेनुलेशन जब चला जाता है तो उसको एक प्रकार का क्रीम का स्वरूप आ जाता है, और वो क्रीम का स्वरूप आपको नवनीत के जैसा फायदा देता है, और नवनीत के जैसा ही आपको उसकी फलश्रुति मिल जाती है। तो वैसे तिल के कल्क के साथ अगर वो देते तो आप रक्तार्श के व्याधियों में उसका बहुत अच्छा फायदा होते हुए देखेंगे। उसके साथ आपको क्या देना है, तो सीता यानी खड़ी शक्कर देना है, नागा केशर देना है जो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए फायदा करने वाला है। लोनी एक कंपनी अभी बना रही है इसका कॉम्बिनेशन, पर उनका कुछ नवनीत के वजह से वो एक्चुअली उनका बार बार उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे, क्योंकि नवनीत ऐसी चीज है कि वो आप बना के नहीं रख पाते, उस चूर्ण में डाल के उसका उसकी भावना नहीं दे पाएंगे, तो उसके वजह से उनका वो बार बार खराब हो रहा था कॉम्बिनेशन, उन्होंने लास्टली बंद किया। तो अभी एक्चुअली मैं तो पेशेंट को बोलता हूँ कि नाग केशर ले लो, खड़ी शक्कर ले लो और नवनीत रोज बनाओ, जैसे मैंने बताया आपको वैसे। वो घी डालो एक पाव कप पानी में, उसमें उसको घुमाओ, इतना घुमाओ कि उसका जो ग्रेनुलेशन है चला जाए, और उसके बाद फिर आपको रक्तार्श में उसका यूज कर सकते हैं। दिन में 2 बार किया तो और भी ज्यादा फायदा होगा, उसी दिन उसका ब्लीडिंग पाइल्स बंद ही होगा, कौन सी भी दवाई नहीं देने की जरूरत, सिर्फ ये आपको नवनीत और खड़ी शक्कर ये 2 भी चीजें मिल जाएगी तो भी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तारिका मैम। हाँ कर रहे, 1 मिनट। शुंठी कल्क, ग्रहणी और शुंठी कल्क। विश्व का सबसे पहला मेडिसिन शुंठी को माना जाता है, इसलिए विश्व भेषज भी बोलते हैं हम। और मसूर के युष के साथ ये कल्क देने के लिए बोला है। शुंठी शलाटुज जयत संग्रहणी तद्वत तकरेण ब्रुवती भव। और ये संग्रहणी के रुग्णों में जिनमें बार बार ग्रहणी के विकृति होते हैं, तो उनको संग्रहणी आगे जाके होती है। ऐसे संग्रहणी के केसेस में शुंठी बहुत बड़ा रोल करती है। शुंठी जितना बीमारी पुराना रहेगा उतना शुंठी का यूज बहुत अच्छा हो जाता है। और शुंठी बहुत सारे वैद्य ऐसे है कि हर एक चीज में थोड़ा शुंठी डाल देते। कुछ वैद्य ऐसे है कि हर एक चीज में थोड़ा वचा डाल देते जिससे गामित्व अच्छा हो जाए। कुछ वैद्य ऐसे रहते हैं कि हर एक द्रव्य में कुछ ना कुछ कृमिघ्न वीड़ंग जैसे डालते ही है। हमारी बुद्धि जैसे काम करेंगे वैसे दवाई काम करेंगे आपके शरीर में जाके। अरे आपकी बुद्धि जो है ना, आपके दवाइयों को पता नहीं और रोज काम करती रहेगी। तो आपने अगर दीपन का काम करने के लिए शुंठी डाले होगे, पाचन का काम करने के लिए शुंठी डाले होगे, तो वो आपके शुंठी आपके अंदर जाके आपके बुद्धि का सुनेगे और वैसे वो आपके शरीर का पाचन या दीपन जो भी है वो करेगी। वैसे हमारे गुरु बोलते थे कि आपने अगर वचा उसके प्रज्ञा जागृत करने के लिए डाली होगी, उसका संज्ञा प्रबोधन करने के लिए डाली होगी, तो वैसे ही वो वचा उसमें शरीर के कमी काम करेगी। वैसे उसी के लिए हमें यानी सोच वो अपनी बहुत जरूरी है। जिससे कि हम दवाई डाल रहे हैं उसमें किस सोच से डाल रहे हैं वो आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसमें गृहिणी के विकृति में और एक बहुत सारे वैद्य बोलता है कि जैसे गृहिणी हमारी अच्छी रहेगी तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, जैसे घर की गृहिणी अच्छी रहेगी तो उसका घर अच्छा रहेगा, वैसा ही ये गृहिणी के बारे में है। तो ये गृहिणी अच्छी रहेगी तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा। उसके लिए अगर गृहिणी को ट्रीट करना है तो आपको शुंठी की सिवाय दूसरा अनन्य दूसरा द्रव्य नहीं मिल पाएगा। इसलिए शुंठी बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुंठी का एक कल्क उन्होंने मशहूर के यूज के साथ में देने के लिए बोला है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर्व ज्वर नाशक योग। आमल्यक्यादि चूर्ण है, ज्वरादो आमलक चित्रक है, पथ्या है, पिप्पली है, सैंधव है, चूर्ण तो अयम गणो ज्ञेयम सर्व ज्वर विनाशनम, भेदी है, रुचिकर है, श्लेष्म चेता दीपन पाचन। आमलक्यादि चूर्ण ज्वर के अधिकार में आया हुआ है। इसमें अमलकी के साथ में बाकी कुछ दवाइयां है। ये बहुत ही अच्छा ज्वरनाशक योग है। अगर आप यूज करते हैं तो ये रुचि आंवला वैसे बहुत रुचि उत्पन्न करने वाला है। खाने की जिसे की बिल्कुल इच्छा नहीं है उसको खाने की इच्छा पैदा करने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसलिए आंवला अगर डाला हुआ कुछ अगर देते हैं ज्वर के पेशेंट में तो उसका भूख अच्छा बढ़ने के लिए, उसकी रुचि उसमें आने के लिए और दोषों का भेदन करके कफ को जीतने के लिए उसका बहुत अच्छा फायदा होगा। तो ऐसे केसेस में आम्ल रुद्ध रस भी है, हर एक को अच्छा लगने वालों में से एक है। तो इसलिए अमलकादि चूर्ण किसी ने यूज नहीं किया होगा तो ज्वर में डेफिनेटली यूज करके देखना चाहिए। वही दीपन पाचन उसके साथ में श्लेष्म को जीतने वाला है। इसलिए श्लेष्म संबंधित अगर कुछ व्याधि है उसको है ज्वर के साथ में तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बालकों का ज्वर एक चीज से कौन से जा सकता है तो उसमें पिप्पली रसायन है। और ये कफ की विकृतियां सबसे ज्यादा बालकों में दिखाई देती है। हर एक बालक अगर क्लिनिक में जाता आता है, कौन से भी दवाखाने में जाता है तो वो कफ के विकृति के लिए जाता है, सर्दी के लिए जाता है, ना तो बुखार के लिए जाता है। 3 से अलावा चौथे बीमारी के लिए जाता ही नहीं। तो इन तीनों के ऊपर काम करने वाला सबसे माहिर दवाई कौन सा रहेगा तो पिप्पली है। इसलिए बालगोटी में रोज देने की चीजों में पिप्पली डाली हुई है। 9 द्रव्य जो है बालगुटी के उसमें पिप्पली का बहुत महत्व है। पिप्पली यकृत और प्लीहा दोनों को
दोनों के ऊपर काम करने वाली दवाइयों में से एक मानी जाती है। और मधु के साथ में अगर पिप्पली देते हैं तो काश, ज्वर, हिक्का, श्वास, कंठ्य और प्लीहा, ये सब में उसको फायदा मिलने वाला है। बालकों को सबसे ज्यादा उचित द्रव्य माना जाया है, इसलिए पिप्पली चूर्ण ये बालकों के ज्वर में इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेहनाशक योग। प्रमेय में वैसे मेहेशु धात्री निषेध ये सबको तो मालूम है। इसके अलावा एक योग बहुत अच्छा लगता मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। एक हरित की योजना दो योजना विविध को, उन्होंने एक हरित की 2 विविधक लेने के लिए बोला है। 4 आंवला लेके ये त्रिफला जो बनाना है इस तरीके से बनाए, ऐसा बताया है। लगभग ऐसा देखा गया है कि इनका वजन एक ही रहता है। अगर बड़ा हरित की रहेगा थोड़ा सा, उसमें 2 हरित के साइज के, एक हरित के साइज के 2 बेहड़े के फल रहेंगे और एक हरित के इतने 4 आंवले, इस तरीके का अगर उस ग्राम में काउंट करेंगे तो सब 10 ग्राम में निकलेंगे। यानी एक 2.5 ग्राम का आंवला रहेगा, एक 5 ग्राम का बेहड़ा रहेगा और एक 10 ग्राम का हिरडा रहेगा। ऐसा सम मात्रा में हमें लेना है और ये त्रिफला हमें बनाना है। ऐसा त्रिफला क्या है? मेह शोथग्नि नाशेयत विषम ज्वरान। ये विषम ज्वर को भी बार बार आने वाला ज्वर है, कुछ समय के बाद आने वाला ज्वर है, तो इसको नाशन करने के लिए सबसे माहिर माना गया है। और मेह है, शोथ है, कफ है, इन व्याधियों में बहुत अच्छा फायदा करता है। ये दीपन है, श्लेष्म पित्तग्नि है, कुष्ठ को कम करने वाला रसायन है। सर्पी मधुभ्याम संयुक्ता सर्व नेत्रामयन जयत, नेत्र के विकारों में सबसे फायदेमंद है। और मेह के रोगों को, नेत्र के विकार, तल पैरों के विकार और पचन विकृतियां, ये बहुत सारी देखी जाती है। तो ऐसे केसेस में ये योग बहुत अच्छा फायदा करेगा। और नेत्र को किसका भय है? तो उसको कफ का भय है, और कफ के विकृतियों में त्रिफला बहुत मायने रखता है, बहुत फायदेमंद है। तो ऐसे केसेस में ये मेहनाशक योग बहुत अच्छा फायदा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके डोसेस वगैरह आप डिसाइड कर सकते हैं। आप वैद्य है तो आप रेगुलर भी दे सकते हैं, कुछ पेशेंट में मात्रा कम करके दे सकते हैं, पहले स्टार्टिंग में मात्रा बढ़ा के दे सकते हैं, बाद में कम मात्रा में। रसायन ऐसी चीज है कि जो कंटिन्यू रखनी है और मात्रा उसकी कम रख सकते हैं बाद में। सिर्फ उसमें देने का अनुपान है, उसमें आपको कम ज्यादा करना है, कभी घी बढ़ाना है, कभी शहद बढ़ाना है, आपको डिसाइड करना है। विषम मात्रा में देना है घी और शहद। पर सिर्फ त्रिफला देते रहेंगे तो थोड़ा रुक्षण होता है, इसलिए उसको घी देना बहुत जरूरी है। कुछ चीजों का अल्टरनेटिव नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे वैद्य में गुरुवर्य ऋषि पवार जी बोलते थे कि हमारे पास कुछ दिनों के बाद ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि हमारे पास शहद, घी और तेल, ये 3 ही चीजें बचेंगी। तब भी आपको प्रैक्टिस करने को आनी चाहिए, क्योंकि वो 3 चीजें परम औषधि बोली है, तो इनके ऊपर ही आपको आगे जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसलिए 3 चीजों को अगर आप प्योर ढूंढ पाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, जो आपके प्रैक्टिस को बढ़ने के लिए भी फायदा करेगा। अग्निदीपक योग है, त्रिशून चूर्ण द्रिपनादो, सुंठमिरी पिंपली, ये त्रिशून बोला जाता है इसको। तो ये दीपन करने वाली श्लेष्म मेदोग्न है। बीच में मैंने एक त्रिकटु की घनवटी मंगाई थी, बहुत अच्छा पेशेंट में फायदा मिलने लगा। जो कफ है, मेद है, जहाँ पे प्योरली कफ है, प्योरली मेद है, ऐसे केसेस में त्रिकटु की गोले के स्वरूप में या चूर्ण के स्वरूप में आप यूज कर सकते हैं। और ये आप शहद है, उसके साथ चावल का पानी है, पेशेंट के रुग्ण के हिसाब से आप उसमें यूज कर सकते हैं, कौन सा अनुपान देना है। छाछ के साथ है या अम्ल रस के साथ देंगे त्रिकटु तो उतना वो आंतड़ियों को उतना झूमेगा नहीं है, तकलीफ देगा नहीं, और आपका जो दीपन का काम है वो भी होने में मदद मिल जाएगी। तो ऐसे कुष्ठ पीनस नाशनम जयत आरोचकम, आरोचक जो बहुत सारे लोगों को है, टेस्ट ही नहीं, मुंह को टेस्ट ही नहीं, उनका चेहरा ही पड़ जाता है आने के बाद, क्लिनिक में देखने के बाद। आरोचक ये बहुत लोगों की कंप्लेंट रहती है। सामता ये बहुत सारे पेशेंट में जीवा में दिखती है, ऐसे लोगों को ये कुछ 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 7 दिन के लिए किसी को देना पड़ता है, पर बहुत कम लोगों में। और ये क्योंकि ये बहुत तीक्ष्ण उष्ण है, इसलिए आपको देते समय दीपन 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन मैक्सिमम। कुछ पेशेंट में कम मात्रा में चाहिए तो बाद में रख सकते हैं, अगर हेतु उनके चालू रहे। कुछ कफ बढ़ने वाले, मेद बढ़ने वाले, जैसे छोटे बच्चे, उनके हेतु चालू रहते हैं,
उनको अल्प मात्रा में रख सकते हैं इसको ज्यादा दिनों तक। पीनस उनका जाता नहीं है, प्रतिशय जाता नहीं है, ऐसे केसेस में आप उसको कंटिन्यू, गल का अमय, गलामय, गल के विकृतियां जाती नहीं है, ऐसे केसेस में आपको अल्प मात्रा में उसको रख सकते हैं। मेह में भी काम करने वाला है, गुल्म में काम करने वाला है। ऐसे योग है वो आपके प्रैक्टिस में होने ही चाहिए डेफिनेटली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ज्वर है पिप्पले चूर्ण। अभी थोड़ी देर पहले ज्वर में पिप्पले चूर्ण आया तो बालकों के लिए हितकर कैसा है इसलिए बताया गया था। अभी ये बड़ों के लिए कैसा फायदा करने वाला है। काश श्वास ज्वर हरि त्रिफला पित्तलियुता, त्रिफला और पित्तली ऐसा कॉम्बिनेशन है, और एक काश श्वास और ज्वर, इन तीनों में बहुत फायदेमंद है, तीनों को जीतने वाला है। कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं उनको कुछ समय के बाद काश आता है या श्वास आता है, कुछ ऋतु संधि काल में आता है, कुछ लोगों को शीत ऋतु में ज्यादा आता है, बारिश के सीजन में या ठंडी के सीजन में ज्यादातर काश रहता है या श्वास रहता है। ऐसे केसेस में आपको ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा। मधु शहद के साथ में अग्निबोधन करने के लिए, भूख बढ़ने के लिए, और मल प्रवृत्ति अगर उनकी बद्ध होती है तो उनको भेदन करने के लिए भी ये फायदा करने वाले में से एक है। ये त्रिफला ऐसी चीज है कि दोषों को गति देने वाली है, अनुलोमन करने वाली है, और ये काश और श्वास ये प्राण से संबंधित है, उदान से संबंधित है। उनके गामित्व जो है अनुलोम करने के लिए दोषों को, ये पिप्पली छेदन करने के लिए और त्रिफला गति देने के लिए कफ को मदद करने वालों में से एक है। तो ये हमें बहुत अच्छा योग है जो काश श्वास ज्वर में भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पंचसमम चूर्णम, यह भी बहुत अच्छा योग है। शूल के जितने भी व्याधि है, शूल ये उदर शूल ही ऐसा ही नहीं, पर कोष्ठ के साथ में मैं तो बोलता हूँ संधियों में भी, संधि भी एक कोष्ठ ही है हमारा, वहां पे भी अगर दर्द रहेगा तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। जिसमें आदमान है, जठर में आना जैसे लक्षण है, पेट फूला सा रहता है, बिना खाए बहुत खाया ऐसा फील करते हैं पेशेंट, जैसे शुंठी है, हरित्ती है, पिप्पली है, उसमें त्रिवृत्त है, सौरचल है, ये पंचभागानी सर्वाणी सूक्ष्म चूर्णानी कार्यत, ये सम मात्रा में आपको लेना है। नेयम पंचसमम चूर्णम शूल हरम परम, ये शूल कम करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माहिर माना जाता है। तो ये आदमान है, जठर है, अर्श है, आमवात है, इन सब में ये फायदा करने वालों में से एक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आहार द्रव्य, गोधूम के बारे में ये बोला है। गोधूम, गेहूं, गेहूं क्या है, वात पित्त हर है, कफ शुक्र प्रदान करने वाला है, बल बढ़ाने वाला है, स्निग्ध है, संधानकृत है। गेहूं का कुछ लोग ऐसा बनाते हैं कि गेहूं को भिगोया जाता है, 2-3 दिन के बाद वो उसको दूध निकलता है। गेहूं भी एक क्षीर वर्ग में आ सकता है, ऐसी चीज है, क्योंकि उसमें भी अब दूध निकलता है। देखो 3 दिन के बाद भिगोने के बाद उसमें से दूध निकल आता है, और वो दूध अगर थोड़ा सा घी डाल के उसको अगर ये करते हैं, मिक्सर में पहले निकालना पड़ता है, बाद में उससे उसका दूध आता है, और उसको दूध को गर्म करना पड़ता है कढ़ाई में वगैरह, तो वो संधानकृत बोला गया है। हड्डियां जुड़ने के लिए फायदा करने वाली है ये चीज, ऐसी है। इसलिए जीवनो ब्रूहणो वीर्यो व्रण्यो, इसलिए व्रण को रोपण करने के लिए, जैसे गिरता है आदमी, फ्रैक्चर होते हैं, उसमें जख्म हो जाती है, तो वहां पे वो व्रण रोपण करने के लिए इसका चीक जो बनाया जाता है, और उसका चीक बहुत अच्छा फायदा करता है। गेहूं गव्हाचा चीक ऐसा मराठी में बोला जाता है, और उसको अगर खड़ी शक्कर डाल के और घी के साथ में विदाउट नमक उसको लेना पड़ता है, पर वो अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा रुच भी है, और खाने में बहुत पसंदीदा है लोगों का, और स्थिरत्वकृत है, उससे बनाए हुए धातु है जो अस्थि धातु है वो स्थिर रहेगा, वो स्थिरत्वकृत है, इसलिए वो बहुत ही फायदेमंद है। और गेहूं मैं बोलूंगा कि 35 ईयर्स तक गेहूं खाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, और उसके बाद में थोड़ा बोलूंगा कि दोपहर के समय गेहूं खाओ, पर शाम को ज्वार की रोटी के ऊपर आ जाओ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि वो उसका उतना व्यायाम नहीं रह पाता, तो आगे आगे थोड़ा सा दोषों की हमारी वृद्धि होने के लिए भी कारण हो सकता है, और प्रमेय की ओर लेके जाने के लिए भी वो काफी कारण हो सकता है, क्योंकि सब ये कफ बढ़ाने वाला है, मधुर है, शीत है, ये सब चीजें क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा आपका वो कफ की ओर लेके जाने वाला है। तो ऐसे केसेस में मैं बोलता हूँ कि जिनका व्यायाम कम है, आजकल बहुत सारे हम चेयर पे बैठते ही काम करते हैं,
ज्यादा काम नहीं करते तो उन लोगों के बारे में, एक्सरसाइज नहीं हो पाती तो उन लोगों के बारे में ये थोड़ा सा प्रमेय की ओर लेके जाने वाला, ये थोड़ा सा उसका ब्लैक साइड है, इसलिए मैं भी अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ज्वारी, जहाँ पे जो चीज उगती है वहां पे उसने खानी चाहिए। और ज्वार बहुत सारे जगह जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, और दो स्टेट्स है जहाँ पे अच्छे से उगती है, तो मैं बोलूंगा उनको शाम को एक टाइम ज्वार की रोटी ही खानी चाहिए। वहां पे अगर उगती है तो वहां पे उन्होंने खानी ही चाहिए। तो यावनालो हिम स्वादुर लोहित, श्लेष्म पित्त जीत, कफ और पित्त को जीतने वालों में से है। और इससे उतना क्लेद उत्पन्न नहीं होता, ये रुक्ष है थोड़ी सी, पर इसका फायदा लघु होने की वजह से बहुत ही अच्छा है। जिनको वेट लॉस, जिसको भार क्षयकांक्षी है जो, तो उन्होंने, मैं बोलूंगा ज्वार का रोटी ही खाना जरूरी है। ज्वार के आटे के घावन वगैरह भी बनाए जाते हैं, वो भी खा सकते हैं, ये बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शालय मधुर स्निग्धा बल्ल्या बद्धा अल्पवर्चसा, ये शब्द मुझे बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि बहुत सारे पेशेंट में क्या होता है कि चावल खाने के बाद बद्ध और अल्प मल प्रवृत्ति होती है, मूत्र प्रवृत्ति बढ़ती है, पर बद्ध और अल्प वर्चसा, जिनको मलाष्टम है ऑलरेडी, तो ऐसे केसेस में बोलता हूँ कि मैं चावल थोड़ा कम करो, क्योंकि ये थोड़ा कुछ ना कुछ बद्ध और अल्प वर्चस यानी मल प्रवृत्ति कम करने के लिए और अल्प करने के लिए कारण हो सकता है। इसलिए कषाय लघु रुचा स्वर्या वृषा च ब्रूहणा अल्पा अनिला कफा शीता पित्तग्ना मूत्रला तथा। और ये मूत्रल है, इसलिए बहुत बार चावल अगर खाता है आदमी तो रात को पेशाब को उठता ही है। ऐसा देखा गया है कि प्रमेह के रुग्णों में तो ऑलरेडी उठना ही पड़ता है, अगर उसने और चावल रात को खाया तो उसको और ज्यादा उठना पड़ता है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिनको स्वेटिंग नहीं होती है फिर भी वो चावल खाते हैं। मैं बोलता हूँ चावल खाने का अधिकार किसको है? जिसको स्वेटिंग अच्छे से हो पाती है, क्योंकि ऑलरेडी जल तत्व उसमें ज्यादा है, और जिसका जल तत्व शरीर से बाहर चला जाता है उसको जल तत्व लेने की मैं परमिशन दूंगा। अगर उसका उतना स्वेटिंग होता है, जैसे कि मुंबई में अगर कोई रहता है तो उसका स्वेटिंग कैसा होता है कि जैसे नहाता है वो, तो उसको चावल खाने के लिए हम बोलेंगे। उसको कोकण में रहता है तो उसको चावल खाने के लिए बोलेंगे। पर वो लोनावला में ठंडे जगह पे रह रहा है, वहां पे चावल आता भी नहीं है और वो खाने को जा रहा होगा तो उसको वो हेवीनेस पैदा करने वाला है, स्वेदावरोध होके बद्ध वर्चस्व होके उसका वेट बढ़ने के लिए कारण हो सकता है, ब्रूहण करने के लिए कारण हो सकता है। तो मैं बोलूंगा कि जिसको स्वेटिंग अच्छे से होता है, साउथ में जाएंगे तो चावल के बिना वो खाते ही नहीं, क्योंकि उनको उतना स्वेटिंग भी होता है। तो ऐसे लोगों को चावल खाने की परमिशन है। पर जिनको ऑलरेडी स्वेटिंग नहीं हो रहा, एसी में बैठते हैं और वो ठंडी जगह पे रहते हैं, और उन्होंने अगर चावल खाते रहे तो उनका भार वृद्धि होना ये स्वाभाविक है। और ऐसे केसेस में वेट लॉस करने के लिए हमें कुछ समय के लिए चावल बंद ही रखना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाचनी, ये मधुर है, तर्पण करने वालों में से एक है, लघु है, बल्य है, शीत है, और पित्त है, त्रिदोष शमनी मतः, रक्त दोष हर है, रक्त के दोषों को कम करने वालों में से एक है। मेदो अनिल श्लेष्म नाशनम सर्वमिष्यते, ये सभी लोग ले सकते हैं ऐसी, और सभी लोगों को पसंद भी रहती है। ऐसी एक चीज है, जैसे बचपन में ज्यादातर लोगों ने नाचनी का सत्व वगैरह लिया होगा, तो ये सबको पसंद है। ऐसी चीज है, नाचनी के पापड़ मिलते हैं, नाचनी की रोटी बनाई जाती है, नाचनी का सत्व निकाला जाता है, नाचनी का शीरा किया जाता है, नाचनी के कोई लोग बिस्किट भी बना लेते हैं। पर उसमें अगर यीस्ट नहीं डाला है, उसमें मैदा नहीं डाला है, उसको डालडा नहीं डाला है, तो उसके बिस्किट चलेंगे। पर वो मैंने ऐसे देखा है कि बिस्किट विदाउट मैदा बनते ही नहीं। उससे अच्छा फिर नाचनी की रोटी खाओ, नाचनी का सत्व ले लो दूध के साथ में, पानी के साथ में, वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे। वरी, ये थोड़ा चावल को मैं ऑप्शन बोलूंगा। जिन लोगों को रुक्षण जरूरी है, ऐसे केसेस में हम वरी
बगर, जिसको मराठी में बोला जाता है, थोड़ा सा वातुवर्धक है, कफनाशक है, और वृक्ष गुण का होने की वजह से वो फायदेमंद भी उतना है। तो मुझे लग रहा है कि वरी का यूज कर सकते हैं। मिलेट्स में आजकल उसको माना जाता है, मिलेट्स बोला जाता है। कंगू या शुद्र धान्य में उसका उल्लेख आया हुआ है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे एकादशी को यूज किया जाता है, उसको 15 दिन में एक बार बहुत सारे लोग खाते ही हैं। तो वैसे मैं बोलूंगा जिसको खाने की चावल इच्छा हो रही होगी तो उसको वरी का हम चावल दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सातु सातु यव कषाय मधुरा शीतलो लेखनो मृदु व्रणेशु तिलवत पत्यो वृक्षो मेधाग्नि वर्धन। सातु ऐसी चीज है ना जो एक्चुअली पक्व धान्य हुआ भी नहीं है और अपक्व भी नहीं है, बीच वाली स्टेज रहती है, उस धान्य को हम सातु बोलते हैं। और सातु कवर के साथ अन्न में अंदर के साइड में वो अनाज रहता है, उसका कवर उसके साथ रहता है। ऐसी चीज, वैसे चावल में भी सातु मिलते हैं, वैसे गेहूं में भी सातु मिलते हैं। कुछ लोग चावल में मिलने वाले सातु को सातु बोलते हैं, कोई कुछ जगह पे गेहूं में मिलने वाले उस तरीके के धान्य को भी सातु बोलते हैं। तो मैं दोनों को मानता हूँ, क्योंकि कुछ जगह पे गेहूं टिकता है, कुछ जगह पे चावल नहीं बन पाते, वहां पे गेहूं बन जाता है, तो उसमें का सातु वो ले। और जहाँ पे चावल बनता है वहां पे उन्होंने चावल में के सातों को लेना चाहिए। और ये वातकर है थोड़ा अल्प मात्रा में, और कफ पित्तग्न भी है। और कफ पित्तग्न होने के वजह से ये आपको स्वर्य है, बलकर है, और उतना अभिछंद नहीं बढ़ाने वाले, और वर्ण को स्थिर करने में बहुत फायदेमंद है, पिष्टुल है। सातों अपने हाँ अनाज के साथ ही बन जाते हैं। हमारे अनाज जब हम ने उसको या क्या बोलते हैं कि ये करते रहते हैं, सॉर्ट करते रहते हैं, उस समय उसमें बीच बीच में आपको आते रहते हैं। अभी मैं मेरे क्लिनिक में जो सातु यूज करता हूँ, मेरी माँ जब हमारे घर में खेती में गेहूं बनते हैं तो उसमें सॉर्ट करते समय जो ऐसे सातु मिल जाते हैं उससे मैं बना लेता हूँ। तो ये एक्चुअली आपको जब गेहूं आपका तीन महीने के बाद या 3.5 महीने के बाद, कुछ ऐसे अनाज है जैसे कुछ चावल के प्रकार की वो 5 महीने ले लेते हैं, गेहूं के प्रकार है वो 5 महीने ले लेते हैं, जैसे कि खपली गेहूं बोला जाता है जिसको, वो थोड़ा ज्यादा समय लेता है, तो उसको 5-5 महीने लेते हैं वो। तो ऐसे उसमें भी वो सातु मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चंद्रशूर मेरे प्रैक्टिस में बहुत यूज में आता है ये चंद्रशूर। मैं ये ज्यादातर शीत ऋतु में यूज करता हूँ, और हर एक यानी रुग्ण के प्रैक्टिस में ये होना चाहिए। मैं तो बोलता है 21 दिन चंद्रशूर हर साल में लेना चाहिए। जैसे एलोपैथी वाले बोलते हैं कि 1 मंथ कैल्शियम का सप्लीमेंट्री लेना जरूरी है, तो मैं बोलता हूँ 1 मंथ हळू लेना जरूरी है, और 21 दिन तो मिनिमम आपको हळू लेना साल में जरूरी है। ये किस तरीके से लेंगे आप, तो हळू को ये 2 चम्मच रात में भिगो के डालो पानी में 1 कप, और सुबह उसमें 1 कप दूध 1 कप पानी डाल के उसको उबाल लो, और उसमें घी डाल के उसका खीर बनाओ, चंद्रशूर की खीर, हळू की खीर। और यह क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली है ऐसा मैं बोलूंगा, क्योंकि ये हितकर है, तो हिक्का है, वात है, श्लेष्म है। श्लेष्म को नीचे लेके जाने वाली है, यानी कफ को नीचे लेके जाने वाली है, और सारे नाम दोषों का शरण करने के लिए, मल का शरण करने के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद है। असुरक वात गर द्वेषी, इसमें गर द्वेषी ये शब्द है ना, बहुत भाव प्रकाश का है ये श्लोक। गर द्वेषी ये सबसे माहिर शब्द है, मैं बोलूंगा ये गर द्वेषी की वजह से हमने हर एक में लेना चाहिए। हम जो आप सोडियम बेंजोएट जैसे चीजें हैं, या दूध नमक है, दूध फल है, या दूध नॉनवेज है, या कुछ भी चीज है जो विरुद्ध है और हमें मालूम नहीं रहती, कभी खाई रहती है साल भर में, या कुछ आइसक्रीम रहते हैं जिसमें ऐसे कुछ चीजें डाली रहती है कि फल के साथ दूध रहता है, तो ऐसे ये गर्भ विष बनाने वाली चीजें,
और उसको शरीर में पड़े रहने के वजह से कुछ बीमारियों को आगे जाके लेके जाने वाली है। तो ऐसे गलत विष को बाहर निकालने के लिए ऐसे चंद्रचूड़ जैसे आहार द्रव्य आपको बहुत फायदा करने वाले हैं। इसलिए अशुद्ध यानी वात रक्त के बहुत सारे केसेस आजकल दिखाई दे रहे हैं। टू व्हीलर पे ड्राइविंग करने वाले हर एक वात रक्त के आगे जाके व्याधियों को उत्पन्न करने वाले रुग्ण हो सकते हैं। पहले के जमाने में घोड़ा, ऊंट, हाथी के ऊपर से भागने वाले लोग वात रक्त के रुग्ण होते थे। आजकल टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर पे या लटकते पे रहने वाले, चेयर पे बैठे हुए लोग सब वात रक्त के रुग्ण होने वाले हैं। तो इन लोगों का वात रक्त जो है, रक्त में का वात है, वो सरण करके भागे ढकेल के मल प्रवृत्ति के मार्ग से बाहर निकालने के लिए हळीव महत्वपूर्ण माना जाएगा। और बल पुष्टि विवर्धन है, बल देने वाला है, पुष्टि देने वाला है। ये अस्थि का सबसे बड़ा आहार द्रव्य माना जा सकता है। यानी आयुर्वेद में अस्थि पोषण के लिए क्या है तो चंद्रचूड़ है। पहला दवाई मेरे ध्यान में आएगा चंद्रचूड़ है। हाइट बढ़ने के लिए क्या है तो हळीव है। ये पहला हमारा दवाई है। और हिक्का में भी बहुत अच्छा फायदा करता है। इसका जो स्निग्ध गुण है वो आपके गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स जहाँ पे होता है या हिक्का जहाँ पे उत्पन्न होती है वहां पे कोटिंग करता है, एक स्निग्धता लाता है, एक म्यूकोजल लाइनिंग बना देता है और वहां पे वात का शमन कर देता है। और प्लस वही कफ वो नीचे तक उसके अलग से कोटिंग बनता है हाइट पर, वो कोटिंग आपके पक्वाशय तक लेके जाता है। और पक्वाशय के ऊपर म्यूकोजल लाइनिंग के ऊपर कोटिंग बनाने की वजह से जहाँ पे पक्वाधन विशेषता वात का स्थान जो बोला है, तो वहां पे वो पक्वाशय में जाके वो स्निग्धता देके वो आगे जाके आपका अस्थि का पोषण करने के लिए फायदेमंद है। इसलिए या सायव मलधरा कला, सायव अस्थिधरा कला। और मलधरा कला अगर उसकी स्निग्ध बन जाती है तो उसकी अस्थिधरा कला अपने आप अच्छे से बनना चालू हो जाता है। और अस्थि धातु का विमार्गमन कहाँ पे हुआ होगा तो वो प्राकृत स्थान में आने के लिए उसके फायदे हो सकते हैं। गर्भिणी को ये नहीं देना है, ये गर्भिणी का आहार द्रव्य नहीं है, प्रसूतिका अवस्था में ये देना है। और सूतिका अवस्था में हळीव की खीर एक दिन दी जाती है। वो स्त्री रोग के एक्चुअली लेक्चर है, उसमें हम बताते हैं ज्यादातर। हळीव का खीर एक दिन आपको चावल का खीर, एक दिन रवे का खीर, एक दिन नाचनी का खीर, एक दिन बाजरे का पीठ का खीर, पिठौनी बोल सकते हैं, ऐसा दे सकते हैं। मेथी डाल के ऐसा सूप के जैसा भी आप दे सकते हैं। ऐसे अलग अलग एक एक दिन शतावरी कल्प डाल के एक दिन दूध दे सकते हैं। ऐसे अलग अलग एक एक दिन दूध बढ़ने के लिए भी इसका बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि कैल्शियम बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। हळीव एक्चुअली मेंसेस के दौरान बहुत अच्छा फायदा करता है। ये चतुर्बीज है, जो हळीव है, मेथी दाना है, कडूजीर है, ओवा है, ये चार चीजें जो है ना, ये चतुर्बीज बोले जाते हैं, जो आपको ब्लीडिंग बढ़ने के लिए स्कैंटी मेंसेस में बहुत अच्छा फायदा करता है। ब्लीडिंग ज्यादा रहेगा तो ये नहीं देना है, ब्लीडिंग बढ़ा देता है थोड़ा सा, इसलिए उसको मेंसेस सिर्फ स्कैंटी रहेगा तो उसमें यूज ज्यादातर करो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। काजू परम वृक्षो वाताम सदृश्यो गुणे, परम वृक्ष है और ये आपको बहुत अच्छा फायदा देता है। इसका एक हम अभी कुछ पेशेंट में क्या करता है, काजू अगर आपको धूप के समय में भी देना है तो मैं एक्चुअली उसके डिंग का खाऊ दे देता हूँ, जिसमें डिंग 50 ग्राम, 100 ग्राम काजू, 150 ग्राम खड़ी शक्कर और 200 ग्राम घी, ऐसा मिक्स करके डिंग का खाऊ बना देता हूँ। जिससे क्या होता है, काजू की हीट जो है ना इन दिनों में उसको तकलीफ नहीं देती। और कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं कि उसमें वात बहुत प्रबल रहता है, उनको धूप के समय में भी कुछ तो वृक्ष चाहिए, कुछ तो वात शमन करने वाला चीज चाहिए। उसके लिए फिर उसमें हम काजू के साथ में खड़ी शक्कर और घी, उसमें ज्यादा शीत गुण का है और उष्णता को बैलेंस करने वाली चीजों में से है, इसलिए हम योजना करके उसको हम यूज कर सकते हैं काजू को यूज करने पर। ज्यादातर मैं बोलूंगा कि ये काजू आपको ठंडी के सीजन में यूज करना है, इससे आपको रक्त दुष्टि के लक्षण बाकी धूप काले में दिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वाताम, ये बादाम, ये आपको सुस्निग्ध है, वातग्न है, शुक्रकृत है, गुरु है। वाताम मज्जा मधुर वृक्ष पित्ता अनिलापः स्निग्धोष्ण कफकृत रक्त पित्त विकारिणाम, ये थोड़ा सा रक्त पित्त के विकृतियां बढ़ा सकता है। और मैं बोलूंगा कि एक बाकी चीजें देखिए उसके बारे में, स्निग्ध बहुत है, वातग्न है, इसलिए हम उस हिसाब से देखेंगे। वृक्ष है,
तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी रहती है, रक्त पित्त बढ़ाने वाला है तो उसको घी के साथ में दे दो, उसमें उसका द्रव गुण अगर बढ़ाना रहेगा उसमें तो उसको पानी में थोड़ा देर भिगवा दो, जिसको थोड़ा सा उसका जो उष्ण गुण है, रक्त पित्त बढ़ाने वाली जो कारण है वो थोड़े कम हो जाएंगे, और उसका स्निग्ध है, उष्णता भी थोड़ी सी अल्प उष्ण हो सकता है अगर जल तत्व के साथ वो आ जाता है तो। इसलिए शुक्रकृत भी है, जैसे मैंने बोला कि काजू का जैसे हम डिंका का खाऊ बना सकते हैं, वैसे वैसे बादाम का भी बना सकते हैं। उसके रक्त पित्त दोष अगर उसको ओवरकम करना है आपको तो घी के साथ में, खड़ी शक्कर के साथ में बादाम का भी खाऊ बना सकते हैं आप। उसे उसको आप योजना करके आपके उसके गुण भी मिलने चाहिए, उसके साइड इफेक्ट है वो भी कम होने चाहिए, ऐसे लग रहा होगा तो इस तरीके से आप उसको योजना युक्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सारे का नेक्स्ट स्लाइड। मोबाईल दे बेटा. 1 मिनिट ना, 1 मिनिट. असं शिंगाड़ा, शिंगाड़ा है, हिम है, स्वादु है, गुरु है, वृक्ष भी है, ग्राही है, शुक्र है, अनिल, इनको श्लेष्मप्रद है बोला गया है, दाह आश्र पित्त नूत है। शिंगाड़ा ये पानी में आने वाली चीज है, इसलिए हिम तो होगी ही, स्वादु तो है ही, और इसका हम यूज शिंगाड़े का आटे का यूज करते हैं हम। शिंगाड़ा एक्चुअली बेसिकली गर्भिणी अवस्था में भी यूज करते हैं, और इसका फायदा अस्थि धातु, मज्जा धातु इसके ऊपर ज्यादा है, तो बुद्धि बनने के लिए छठे महीने में भी इसका हम यूज कर सकते हैं, और ब्लीडिंग टेंडेंसी न होने के लिए भी इसका फायदा है, क्योंकि स्वादु हिम होने के वजह से और ठंडा होने की वजह से शिंगाड़े का आटे का हम यूज कर सकते हैं। शिंगड़ा एक दार्ढ्य कुट ऐसा ही बोला गया है, यहाँ पे उसका श्लोक में उल्लेख नहीं है, पर वो मेढ्र के दार्ढ्य के लिए वहां पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जहाँ पे ईडी के केसेस है वहां पे आप शिंगाड़े का चूरन अगर पानी के साथ या दूध के साथ दे देते तो 21 डेज में आपको उसका फर्क दिखाई देता है, और ये दार्ढ्य कुट ऐसा इसलिए बोला गया है, और ये बहुत ही अच्छा फायदा इसका देखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड हाँ, काकड़ी, स्वादु पित्तापहम शीतम रक्तपित्त हरम परम तद बीजम मूत्रलम शीतम वृक्षम पिताश्र कुश्चदित। ये काकड़ी बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं, रक्त पित्त के विकृतियों में बहुत ही अच्छा फायदा करती है। ये इसके बीज मूत्रल है, शीत है, वृक्ष है, पित्ताश्र अस्र के पित्त के विकृतियां जो भी है उसमें बीमारियों में कम होने के लिए उसका बहुत अच्छा फायदा मिलता है। बहुत सारे लोग काकड़ी, गाजर, बीट आजकल ले रहे हैं, पर अग्नि का मैं बोलूंगा कि उसमें योजना या उसका ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। अगर वैसे लेते रहे तो अग्नि अगर मंद रहेगा तो ग्रहणी विकृति भी आगे जाके हो सकती है, इसलिए सोच समझ के लेना बहुत जरूरी है। अगर काकड़ी आप कच्चे भी ले सकते हैं, बीट को थोड़ा उबाल के ले लो, मैं बोलूंगा वाफ के स्टीम के ऊपर बीट को उबाल के ले लो, जिससे अग्नि संस्कार अगर रहता है ना, क्योंकि वो जमीन के नीचे होने वाली चीज है, वो जमीन के ऊपर होने वाली चीज के साथ ले लेते तो कभी कभी अग्नि मंद भी कर सकता है। तो इसलिए बीट को मैं ज्यादातर बोलता हूँ कि स्टीम करो, पानी डालो, उसके ऊपर छन्नी रखो, उसमें बीट रखो और उसको स्टीम से अच्छे से बॉईल करके बाद में उसको बीट को देते जाओ, जिससे कि अग्नि मांद्य न हो। कोई लोग तीनों मिक्स करके उसका जूस बना के पी लेते हैं, पर वो कभी कभी मांद्य कर देता है, अग्नि मांद्य। नेक्स्ट स्लाइड।
कारवेल्लक्षकुटकं कटुपाकं वातलम तीपनम भेदनम तिक्तम औरुष्यम अहिमम लघु। करेला का गुण है, उसके साथ उसका भेदन दीपन, ये मुझे गुण अच्छा लगता है, इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ कि करेला रोज खाने में नहीं आता बहुत सारे लोगों को। तो ऐसे लोगों को करेला हम एकदम से अगर लाके उसको सुखा के रखेंगे छाया में, और उसको अगर थोड़ा तवे के ऊपर विदाउट सॉल्ट विदाउट ऑयल उसको सिर्फ ऐसा ऊपर दोनों साइड से अग्नि संस्कार करेंगे, तवे के ऊपर गर्म करके ले लेंगे, और वो चार चार चिप्स है उसके, वो अगर खा लेंगे तो वो भी हमारा एक तिक्त रस रोज पेट में जाने के लिए फायदा होगा। और सर्वरसाभ्यास हो शरीर सुदृढ़ करणाम श्रेष्ठम, अगर सर्व रसों का हम अगर हम अभ्यास करते हैं तो शरीर सुदृढ़ करने के लिए फायदा होता है। एक रसाभ्यासम दुर्बल कारणाम श्रेष्ठम, एक रस का अगर अभ्यास करते हैं तो ये दुर्बल करने के लिए कारणों से, मुझे लग रहा है कि ये अगर खाना है उनको भी देना कैसे थोड़ा सा अगर गर्म कर उनको खाने में रोज रोज एक दो दो तीन तीन चार चार चिप्स डालते रहेंगे, खाया जाएगा और उसका फायदा बच्चों को भी मिलेगा। और इसका फायदा दूसरा एक ऐसा है कि सामता निकाल के भेदन करने के लिए मल प्रवृत्ति मलाउस्तंभ के बहुत सारे केसेस बच्चों में दिखाई देते हैं। बच्चों को पेट ही साफ नहीं होता है तो उसमें तिक्त रस भी बिल्कुल खाने में नहीं रहता बच्चों के, तो ये लाने के लिए करेला बहुत बड़ा अच्छा फायदा कर सकता है ऐसे तरीके से अगर देते हैं बच्चों को। सर थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ हम्म, क्योंकि अपना प्रेजेंटेशन और काफी बाकी है, बहुत आपसे बहुत हमें सुनना है, इसलिए मुझे लगता है कि और एक कल अगर आप हमें समय दे सकते, चलेगा कल या परसों, कल नहीं पॉसिबल परसों। होगा शायद, अगर फ्राइडे को आप अगर हमें समय देते हैं तो जो बचा हुआ लेक्चर्स है वो अपन चलेगा वहाँ पे चलेगा कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि चलेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत बार ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है इस तरीके की। तो और आपका एक्सप्लेनेशन जो हर एक चीज के पीछे है वो भी हमें काफी अच्छी तरह से बेसिक गाइडेंस दे रहा है, तो हमें लगता है कि आपका लेक्चर्स हमें फ्राइडे को वापस हम रात को 9 बजे मिलेंगे और जो बचा हुआ लेक्चर है वो पूरा करेंगे। तब तक के लिए हम पीपीटी भी ग्रुप में शेयर करने वाले हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फ्राइडे का थोड़ा सा आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके भी आंसर सभी टाइम की वजह से नहीं दे पा रहे हैं, अगर पॉसिबल रहेगा तो मैडम ने एक नंबर ग्रुप में शेयर किया है उनका, तो वो नंबर पे आप आपका जो भी क्वेश्चंस है वो भेज दो, और वो फ्राइडे में ये लेक्चर जो बचा हुआ लेक्चर्स है वो खत्म करके अपन जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी लेने की कोशिश करेंगे। चलेगा डेफिनेटली। ओके ओके, थैंक यू सर आपका सहयोग देने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। Thank you, sir, and thank you all the participants. Thank you very much for staying with us in this wonderful lecture till late night. We'll continue this lecture soon and we'll update regarding the lecture in the group.